हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो सेशन होने वाला है ना भाई साहब, ये एक ऐसा सेशन है जहां से मैक्सिमम सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं। और वो आपको इस बात से पता लग जाएगा, जब मैं सवाल करवाने बैठूंगा ना, आप भैया मैं करवाता रहूंगा, आप उत्तर देते देते थक जाओगे, आपकी उंगलियां थक जाएंगी। इतने ज्यादा क्वेश्चन केवल एक टॉपिक से आ जाएं तो वहां से ही पता लगता है कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गवर्नर जनरल और वाइस रॉय वाला टॉपिक है ना दोस्तों, ये एक वर्सेटाइल टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। मतलब आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, वहां भी यही दिक्कत है कि वो एग्जामिनर को पता नहीं क्या चुल है, और एसएससी वालों में भी सेम ही दिक्कत है ना। और ये पूरा का पूरा वर्सेटाइल क्यों है? क्योंकि इसमें पूरी हिस्ट्री ही रिवाइज हो जाएगी। अब गवर्नर जनरल का मतलब या वाइसरॉय का मतलब क्या हो गया कि पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप लाइन से पढ़ रहे हो, और लाइन से पढ़ रहे हो तो फिर भारतीयों का जिक्र ना हो उसके अंदर, तो फिर कैसी हिस्ट्री वो है ना। तो वो जिक्र तो करना जरूरी पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट इसमें मेजर फोकस हमारा जिस चीज पे रहने वाला है वो रहने वाला है पॉलिसीज पे, क्योंकि पॉलिसी पे ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा। बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से ये सारे के सारे लेक्चर्स बन रहे हैं। बिल्कुल भी इनको ऐसा मत समझ लेना कि टुच्चू पुच्चू लेक्चर हैं, बाकी लोग के साथ कंपेयर कर लेना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और चाहता तो ये सारे के सारे पेड हो सकते थे, लेकिन दिल में एक इच्छा है कि भैया अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है मैं एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट दूं, और जितने भी बच्चे सिलेक्ट हों वो खुद बोले आके कि हाँ भैया आपकी वजह से हम सिलेक्ट हुए हैं। ना कि मैं किसी को अप्रोच करूं, मैं किसी को बोलूंगा भी नहीं कि भैया आओ और मुझे बता दो कि तुम सिलेक्शन ले चुके हो, है ना। तो जब बच्चा खुद ही आके बोलेगा ना, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड हो जाएगा इस चीज में। तो आप देखिए कि इसके अंदर हम आज एक नई चीज करने वाले हैं पूरे के पूरे सेशन में। बच्चों ने मेरे को बोला था कि रेलवे के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लो, तो मैं इसके अंदर रेलवे के क्वेश्चन भी करवाऊंगा और एसएससी के भी करवाऊंगा। उससे आपको और ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा पता लग जाएगा कि सेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मेजर मेजर जरूरी चीज़ें तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, है ना। और इस सब एक बात और मेरे को बतानी थी बहुत ज़रूरी, कि जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम की अभी के लिए बुक ऑर्डर कर रहा है ना, वो मत करना। मैं पहले ही बता चुका हूं, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है इंग्लिश वाली, केवल इंग्लिश वाली। ठीक है दोस्तों, ये जो इंग्लिश वाली बुक्स है ना हमारी, ये आउट ऑफ स्टॉक हुई है। बस हिंदी वाली कुछ बुक्स बची हुई हैं, तो हिंदी वाली अभी आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश वाली मत करना मत करना, आउट ऑफ स्टॉक है, वो मैं नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को। आप कर भी दोगे तो भी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। बाकी जो लोगों ने कर दी है ऑर्डर उनको जरूर पहुंचाएंगे, उनके लिए ही बची हुई हैं। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? फ्री कोर्स के अंदर। आप, ये हमारी जीवी कक्षा एप्लीकेशन है, इसके फ्री कोर्स में जाओगे, एसएससी सीजीएल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हनुमान सीरीज है, एसएससी 2025 हनुमान सीरीज। इसके अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। जो पीडीएफ के भूखे लोग हैं, केवल यहाँ से पीडीएफ पढ़ लेना, है ना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम केवल पीडीएफ से ही पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ जल्दी याद हो जाएंगी चीज़ें, ये फायदा रहेगा, ठीक है। आइए भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेके आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हमारा पेड बैच है, जो बच्चा लेना चाहे इस पेड बैच को ले सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश की भारत के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे भारतीयों ने विरोध भी किया। तो उन्हीं के बारे में हम जो है बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप देखिए कि अगर मैं इसको 3 चरणों में बांटना चाहूं पूरे की पूरे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को, तो मैं पहला चरण या फर्स्ट स्टेज जो बोलूंगा ना, 1757 से 1813 की पहली स्टेज हो जाएगी, है ना। और यहां पे आप देखिए कि ये जो मेजर ध्यान था इनका कॉमर्स के ऊपर था। कॉमर्स का मतलब बेसिकली कि ट्रेड्स जितने भी भारत के अंदर हो रहे थे ना, उनके ऊपर कब्जा करने पे, कि भैया हमारा ही वर्चस्व हो, बाकी कोई यूरोपियन यहाँ पे घुस ही ना पाए। तो बेसिकली बाकी सबको बाहर करके केवल ब्रिटिशर यहाँ भारत के अंदर रह जाए, और चांदी ही चांदी सोना ही सोना हो, है ना। तो उसके ऊपर फोकस था। फिर दूसरा चरण अगर हम देखते हैं तो 1813 से 1858 का है, जिसमें इन्होंने ध्यान दिया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म पे, है ना। तो दे दनादन इंडस्ट्रीज का विकास यहाँ पे चल रहा है। और आप देखो कि मैक्सिमम चीजें क्या होता है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है ना, तो जहां जहां भी इंडस्ट्रीज लगी, लोग जो वहां पे लेबरर काम करते थे ना, इतना काला धुआं गंदगी, है ना, मतलब लोगों को पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां लगी होंगी जब इनिशियली इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, क्योंकि इन्वायरमेंट का तो कोई नॉर्म्स ही नहीं थे। अब तो फिर बेहतर हो गई चीजें, लेकिन पहले तो बहुत ही बदतर थी। अभी भी बहुत सारी कंपनीज में ऐसा ही है। तो मैं आपको कमाल की बात बताता हूं कि ये जो यूएसए ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश बैठे हैं ना, ये कभी भी अपने देश में जो है गंदी और खतरनाक चीजें नहीं बनाते हैं, है ना। जितना भी पोल्यूशन वाली चीजें होती हैं, घटिया चीजें होती हैं, जिसमें किसी की जान का खतरा होता है, वो सारी की सारी दवाइयां, वो सारे के सारे मटेरियल भारत के अंदर बनवा के और यहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं यूएस में, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि यहां भारत का एक्सपोर्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, खुश हो जाओ। दवाइयों वगैरह के मामले में ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमने खुद देखा है ना, मैं केमिकल इंडस्ट्री में मैंने काम किया है,
इवन मेटलर्जी में भी काम किया है कि लोग कैसे अपनी जान दांव पे लगा के बैठे हैं भाई साहब। आप जिस कैंसर की गोली को एक कोई खाने से डरेगा ना, वो बंदे रोज सूंघ रहे हैं भाई, वेब पर जा रहे हैं दे दनादन पूरा, और अंदर कोई ढंग की सेफ्टी मेजरमेंट है ही नहीं। इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बुरे हालों में है लोग। मैं आपको क्या बताऊं कि पैसे के लिए लोग अपनी जान तक दांव पे लगा रहे हैं, और आप तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप तो बहुत बहुत बेहतर है उनसे, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद तीसरा चरण जो था इनका वो था फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, की पूरा का पूरा पैसे का जितना भी है ना घुमाव वो कर लिया जाए। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप मान के चलो, पता नहीं कितना ही रुपया अगर हम जोड़ लें तो पता नहीं कितनी पुश्तें हमारी चली जाएंगी उस पैसे को जोड़ने में। लगभग सारा का सारा पैसा ही ड्रेन करके ले गए, है ना। भारत के रिसोर्सेज सारे के सारे चूस के ले गए अंग्रेज, ये आप इसको बोल सकते हैं। और क्यों इतने पैसे की जरूरत थी? पूरे देश पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है कॉलोनियल रूल करने के लिए, केवल और केवल नहीं हर जगह पे ब्रिटिशर्स का झंडा फहर जाए। क्या मिला आखिर में? कुछ नहीं मिला, धक्के मिले, है ना। जूते मार मार के इनको भगाया। और हिटलर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। हिटलर ना होता तो आज भारत की आज़ादी में रोड़ा अटका ही पड़ा था, यही समझ लो, है ना। चलो अब मैं बात करने वाला हूं, आप देखिए कि सबसे पहले जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको समझना कैसे है वो समझते हैं, है ना। सबसे पहले देखो कि मैंने हमेशा आपको बताया कि एक मैप बनाते हैं। ब्रिटिशर्स ने हमेशा सबसे पहले किसको अपना टारगेट बनाया था? बंगाल को बनाया था। बंगाल के अंदर युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ। तो वो सारे इवेंट जो इंपॉर्टेंट हो गए ना, मैं जोड़ता जाऊंगा ताकि आप लोगों को ईजी रहे, नहीं तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा गवर्नर जनरल का टॉपिक। क्या बोल रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, अभी आप पढ़ लो, मैं बाद में आप लोग के सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, आप मिस नहीं कर सकते हो इस क्लास को, ठीक है। आप देखो कि जब बंगाल में ब्रिटिशर्स अपना कब्जा करने के लिए बैठे हैं तो यहां पे उन्होंने किससे युद्ध किया? सिराजुद्दौला से युद्ध किया है। अब वो बंदा कौन है? क्लाइव है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है, यही क्लाइव है जिसने ये सारे का सारा युद्ध किया है। अगर इसका कार्यकाल मैं पूरे का पूरा देखता हूं तो 1757 से 1760 के बीच का है, ठीक है दोस्तों। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्योंकि सिर्फ बंगाल पे ही कब्जा किया था, तो यहां पे आप देखो 3-4 चीजें बनती है। एक बनता है गवर्नर ऑफ बंगाल, ध्यान देना, गवर्नर ऑफ बंगाल। दूसरा बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर तीसरा बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर चौथा बनता है वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ये 4 पोस्ट हैं, एक्चुअली अलग अलग पोस्ट हैं। और यहां पे बच्चा अक्सर मात खा जाता है, अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें पूछा कुछ और होता है और आप उत्तर कुछ और दे देंगे। जैसे अगर वो पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आप वहां पे क्लाइव मार्क कर दो, गलत हो जाएगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा, लाइन से पढ़ाऊंगा सारे, तो मैं बताता जाऊंगा। बट आपको ध्यान रखना है, पोस्ट का बहुत ध्यान रखना है कि वो पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। यहां पे बोला है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, नॉट गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिए इस चीज का। तो पहला गवर्नर जो है वो क्लाइव बन रहा है, क्योंकि उस टाइम तक इन्होंने कोई इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट नहीं की थी कि इसको गवर्नर जनरल ही बना दिया जाए ना। तो बंगाल के अंदर पहला गवर्नर क्लाइव बनता है, सिराजुद्दौला को हरा दिया जाता है वहां पे। वो सारी की सारी हमें चीजें पता हैं। तो वही बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र यहाँ पे किया गया है, इसके कंटेम्प्रेरी है। अब ये यहाँ पे क्या कोशिश करता है? क्लाइव के ही टाइम में आप देखिए कि अब धीरे धीरे पहले तो प्लासी का बैटल हो रहा है, फिर आगे चल के बंगाल में बक्सर का बैटल होता है। ये सब खेल यहाँ पे बंगाल में चलता रहता है। अब यहाँ एक जो डुअल गवर्नमेंट क्रिएट करने की जिम्मेदारी जाती है वो क्लाइव को जाती है। अब डुअल गवर्नमेंट में आप देखो 2 चीजें होती है, एक होता है डुअल गवर्नमेंट, एक होता है डायरची सिस्टम। यहां भी बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, एक आपने सुना होगा वर्ड डायरची, और एक होता है डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट, अब दोनों में ही क्या फर्क है आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप छोटे से बेसिक से कंसेप्ट को नहीं पकड़ेंगे। लोग सीधा सीधा बस पढ़ा के पढ़ाने वाले निकल जाते हैं, उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है, ना ही उनका दिल करता है कि दोनों की चीजों में जो है डिफरेंस बता दिया जाए। आप देखिए कि इसने जो चलाया है वो डायरची चलाई है। डायरची का मतलब क्या है वो समझना। आपको ये समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि खेल क्या चल रहा है। आप देखो, एक तो है भारतीय रूलर्स, ठीक है, फिर है एक ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर आपका आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में बैठी हुई है, ठीक है। 3 लोगों के बारे में आपको जानना है, तब आपको वो कंसेप्ट समझ में आएगा। अब देखो कंसेप्ट क्या है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ना कि राज करने के लिए। ये कंसेप्ट पहले तो आप क्लियर कीजिए। इनिशियली इसी काम से भेजा गया था। अब मेरे को बताओ कि लेकिन इन्होंने जबरदस्ती बंगाल के ऊपर अपनी तानाशाही जमाई, है ना। अब यहां क्या होगा कि लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भैया कोई विदेशी आके यहां पे हमारे ऊपर रूल करने लग जाए। तो इन्होंने दोहरी नीति अपनाई जिसको नाम दिया गया डायरची। अब वो डायरची का है, ये है डायरची, है ना, जिसमें कि 2 तरह की गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, 2 भागों में बांट दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। पहला तो हो गया निजामत, है ना। पहला क्या हो गया? निजामत में ये है कि सामने जो बैठा राज कर रहा है ना, जो गद्दी पे बैठा आदमी है, वो आप ही लोगों का होगा, है ना। जैसे बंगालियों का ही राजा बिठा दिया जाएगा गद्दी पे, है ना, कि तुम्हारा ही नवाब है, यही रूल कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पैसे वाली चीज है ना, दीवानी, जिसको बोलते हैं दीवानी,
ये सारी जो है अपने हाथ में रख ली एक तरह से। आप ऐसे समझ लीजिए कि भैया पॉलिसीज पैसे से रिलेटेड जितनी भी रहेंगी वो ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से करवाएंगे और बाकी नवाब जो है बस वो अपना राजपाट भोगता रहेगा और इस तरीके से जो है सारा का सारा सिस्टम चलता रहेगा। एक तरह से आगे एक इंसान को बिठा के और पीछे अपना काम करते जाना, कुछ ऐसे समझ लीजिए कि वो एक शील्ड के तौर पे है, लोगों का चू बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है, ठीक है, मूर्ख बनाने वाली बात है। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं हम डायरची। अब मैं दूसरी चीज बताने वाला हूं आप लोग को। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है, आगे चल के वो हम देखेंगे कि ये इंडियन रूलर्स का तो सफाया ही कर दिया ब्रिटिशर्स ने। अब यहां पे आगे चल के जब हम देखते हैं तो एक सिस्टम शुरू होगा डुअल गवर्नमेंट का। ये होगा डुअल गवर्नमेंट का। अब इसमें क्यों डुअल गवर्नमेंट का, एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, ये ही दोनों आपस में लग जाएंगे कि सारे का सारा राइट्स ही हमारे पास है और सारा राजपाट भी हमारे हाथ में, हम ही सब कुछ है ना, और सब कुछ पैसे का काम भी हम ही करेंगे और शासन का काम भी हम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी हम करेंगे और मॉनिटरी थिंग्स भी हम ही करेंगे, पॉलिसी मेकिंग भी हम करेंगे। उसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट यहां पे, जो हम हिस्ट्री के कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जब चलते हैं तो ठीक है। तो अगर कोई पूछे डुअल गवर्नमेंट किसने चलाई है, वो एक अलग व्यक्ति का नाम हो जाएगा और डायरची वाला व्यक्ति अलग हो जाएगा। ये दोनों में कंफ्यूजन मत पैदा करना। अब मैं धीरे धीरे आपको आगे लेकर चलता हूं, ठीक है भाई। चलिए, तो डायरची का कंसेप्ट कौन लेकर आया है, रॉबर्ट क्लाइव लेके आया है और ये है डायरची, यानी भारतीयों को कुछ शासन दे रखा है और कुछ चीजें अपने हाथ में रख रखी हैं। अब अगला देखो कि जब धीरे धीरे चीजें बदलती हैं तो आप देखिए कि इंसान का लालच भी बढ़ता रहता है, इंसान बहुत सारी चीजें सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। तो यहाँ पे अगला जो रूलर बनता है ये बनता है वॉरेन हेस्टिंग। और यहाँ देखिए कहीं ना कहीं 1774 से 1785 के बीच के टाइम पीरियड में ये क्या करते हैं लोग, ये ले आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इस एक्ट में क्या होता है, आप देखिए कि बेसिकली जो व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पे गवर्नर के तौर पे नियुक्त था ना, ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब उसको एक इजाफा दे देते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा अपनी गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक टर्निंग पॉइंट यहां पे क्रिएट करते हैं, बोलते हैं कि वो गवर्नर नहीं रहेगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा, है ना, यानी कि अब वही सब कुछ संभालेगा यहां पे। तो और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बेसिकली यहां पे। तो अगर कोई पूछ ले कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला फर्स्ट, तो कौन हो जाएगा, वो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया आपको कि गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन गवर्नर जनरल कौन पहला बन रहा है बंगाल का, वो बन रहा है आपका वॉरेन हेस्टिंग। अरे डिनर कर लेना, मैंने भी नहीं किया भाई साहब, मैंने भी नहीं डिनर किया है, ठीक है। अभी मैं भी तुम्हारे तरह ही हूं, भूखा पेट लगा हुआ हूं, बाद में करूंगा, पहले पढ़ा लूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहां पे ये जो है एक नई चीज जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग जो है क्रिएट की गई। अब इसके अलावा आप देखिए कि इस आदमी ने आते ही सबसे पहले डुअल सिस्टम को ही रिमूव कर दिया। ऑब्वियस सी बात है कि जो डायरची चली हुई है अगर उसको ही कंटिन्यू कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, कि फिर तो भारतीयों के हाथ में सब कुछ रहेगा। लेकिन आप देखिए कि बंगाल के अंदर ऑलरेडी जो भारतीय हैं, है ना, बैटल ऑफ बक्सर भी किस लिए हो रहा है, इतना सारा विरोध किस लिए हो रहा है कि नहीं नहीं आप हमें ही सब कुछ दे दीजिए, भारतीय तो यही मांगेंगे, वो क्यों इनकी मानेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ ही खत्म कर देते हैं, ना तुम नवाब हो ना कुछ हो, हम ही है सब कुछ, ऐसा करके यहाँ पे बैठ जाएंगे और डुअल सिस्टम ही खत्म कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन का। साथ में ये दस्तक जो था वो भी खत्म कर देंगे। दस्तक क्या होता है, ट्रेड लाइसेंस होता है। यूजुअली बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने इसका नाजायज फायदा उठाया, जिसके अंदर क्या था कि ब्रिटिशर्स को जो है टैक्सेस नहीं पे करने पड़ रहे, है ना, जो नवाब है उसको टैक्सेस नहीं पे करने पड़े, फ्री टैक्सेस फ्री जो है एक तरह से ट्रेड किया जा रहा है। तो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से मजे लूट रहे थे। इसके अलावा आप देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट पहली बार किसी ने कलकत्ता में की है तो वो इसी आदमी के टाइम पे हुई है। और यहाँ का आपसे पेपर में क्या पूछ सकता है, पहला जज कौन था, तो एलिजा इम्पे जो है वो पहला जज था, ये पूछा जा सकता है पेपर में, ये ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही चल रहा है अभी मैंने बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी बंगाल का ही सब कुछ चल रहा है क्योंकि अभी ब्रिटिशर आगे बढ़े ही नहीं, वो बंगाल में ही बैठे हुए हैं भाई साहब। अभी बाकी जगह पे तो अलग अलग रूलर्स हैं। तो यहाँ पे कौन बैठा है, आप लॉर्ड कॉर्नवालिस बैठा है 1776 से 1793 तक, ठीक है। चलो ये मौज लूट रहे हैं यहाँ पे लौंडे, है ना, इनको अलग ही चल रहा है, इनके हार्मोन जो है उबाल खाते ही रहते हैं कि कभी किसी से बात कर लो, कभी किसी से कर लो। ये बतियाने ही तो आ रहे हैं, पढ़ना तो है नहीं है। क्या क्या हो रही है, बफरिंग कहाँ हो रही है, एक बारी बता दो। बफरिंग हो रही है क्या, मेरे को जल्दी से आप लोग बताइए एक बारी। ये कोई लड़का कह रहा है कि बफरिंग हो रही है, एक सेकंड रुक जाइए मैं देख लेता हूँ भाई, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना, एक सेकंड रुक जाओ। बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए भाई, सही तो चल रहा है यार, कहाँ हो रही है बफरिंग, ठीक है।
अच्छा, कोई फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट तो नहीं, सेकंड वाला, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर और फर्स्ट मराठा वॉर अगर कोई पूछ ले कि किस टाइम पे हुआ है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो इसी आदमी के टाइम पे हुआ, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के ही। फर्स्ट एंग्लो मराठा और सेकंड एंग्लो मैसूर, वो भी इसी के टाइम पे हुआ, ये ध्यान रखना। चलो, अब कॉर्नवालिस की बात करते हैं। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट जज की अगर पोस्ट किसी ने क्रिएट की, सीधा ही पेपर में आएगा तो वो इसी ने की। और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है, वो भी कॉर्नवालिस को बोला जाता है। ये सीधा ही आएंगे पेपर में क्वेश्चन। इसके अलावा इसने लोगों पे कंट्रोल रखने के लिए क्या बना दिए, वहां पे पुलिस थाना बना दिए, ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो पुलिस थाना का पूछ ले कोई तो भी यही आदमी है। फिर संस्कृत कॉलेज बनारस में किसने बनवाया, उस टाइम पे इसका नाम था जोनाथन डंकन, है ना, या फिर ये कह लीजिए कि जोनाथन डंकन ने बनवाया था, लेकिन इसी के कार्यकाल में बनवाया था, ये आप कह सकते हो। और एक मिंट भी बनवाई गई थी कलकत्ता के अंदर, तो ये जो है इसी के कार्यकाल में हुआ, इसने नहीं बनवाया, इसी के कार्यकाल में हुआ, ये हम समझ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जमींदारी सिस्टम या फिर कहें कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है 1793 में बंगाल में स्टार्ट हुआ, वो भी इसी के टाइम पे हुआ है। मैं आगे बता दूंगा कि 3-4 तरह के सिस्टम होते हैं, अभी आगे महलबाड़ी वगैरह आएगा तो मैं वहां पे एक साथ ही बता दूंगा कि सारे सिस्टम क्या होते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म अगर कोई बोलेगा, जुडिशरी में जिसने सबसे ज्यादा रिफॉर्म किया वो भी कॉर्नवालिस ने किया, कॉर्नवालिस कोड 1793 के तहत। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। फिर आप देखिए कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर तो जो है वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हो गया था, जिसमें टीपू सुल्तान लड़ रहा था, मंगलोर की ट्रीटी हुई है। लेकिन अब थर्ड वाला एंग्लो मैसूर वॉर आप देखिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1790 से 92 के बीच में चलता है। अब पेपर में पूछा जा सकता है कि बताओ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे कौन सा यहाँ पे गवर्नर जनरल था या गवर्नर था। तो ये अगर आप नहीं पता लगा पाएंगे तो फिर कई बार हम कोरिलेट नहीं कर पाते, तो मैंने सीधा ही इसीलिए मैच कर दिया ताकि आपको इतना दिमाग लगाना ही ना पड़े। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम जो है इसी टाइम पे हुई है, ये आप ध्यान रखना। इसमें लगभग टीपू सुल्तान अपनी आधे से ज्यादा टेरिटरी खो देता है और उसके बाद उसके बच्चों को भी कैद कर लिया जाता है, 1-1.5 करोड़ रुपए की उससे डिमांड की जाती है, बहुत सारा जो है होच पोच हो जाता है। और फिर चौथा वॉर लड़ते हुए तो वो बेचारा लुढ़क ही लेता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आप देखिए कि ये एक लौता ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका मौजोलियम जो है भारत में बना हुआ, कहां पे बना हुआ, गाजीपुर में बना हुआ, यानी इसकी कब्र बनी हुई है भारत में, ये आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है रिचर्ड वेलीजली। वेलीजली का टाइम है 1798 से 1805 के बीच में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, वो मैं बता देता हूं। वो है इस वजह से, ये आएगा क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो, कि सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था, तो वेलीजली लेके आया था सब्सिडरी अलायंस। इसका मतलब ये है, सब्सिडरी अलायंस का मैंने देखो बहुत सारी वीडियोस में मैं सब्सिडरी अलायंस करता रहता हूँ या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स करता रहता हूँ। इनका मैंने पहले भी आपको मतलब बताया था कि जो सब्सिडरी अलायंस होती है ना दोस्त, वो ये है कि आप किसी भी और यूरोपियन के साथ डील नहीं करेंगे, केवल और केवल ब्रिटिशर्स के साथ डील करेंगे। ये एक रूल इन्होंने बना दिया था। ये इन्होंने हर बंदे से, हर राजा महाराजा से बेसिकली ये सब्सिडरी अलायंस साइन करवा रहे थे कि आप किसी भी और बंदे से, बाहरी बंदे से ट्रीट नहीं करेंगे या उनको कोई भी व्यापार नहीं देंगे। बेसिकली अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। और सबसे पहले ये डील किससे की है, निजाम ऑफ हैदराबाद से की है ना, उसका काटा है सबसे पहले तो इन्होंने, तो निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ हुआ ये। फिर उसके बाद अगर किसी ने अपने आप को लायन ऑफ बंगाल का टाइटल दिया है, तो ये भाई अपने आप को खुद ही टाइटल दिए जा रहे थे, जैसे मुगल बादशाह करते थे ऐसे ये कर रहा है ना, अलग ही बड़वे बने हुए हैं, तो खुद को ही जो है लायन ऑफ बंगाल बोल रहा है। इसके बाद राजभवन कलकत्ता में किसने बनवाया, तो 1803 में इसी वेलीजली ने जो है राजभवन भी बनवाया है। बिल्कुल बिल्कुल, नए नए बंदे तो आते ही रहेंगे। हनुमान सीरीज की जो क्लासेज हैं ये चली तो रही हैं भाई। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री, कई बच्चे मेरे को पूछते हैं सर मॉडर्न हिस्ट्री कब पढ़ाओगे। अभी क्या मैं फारसी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ये बताओ, है ना, या उर्दू पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पे अलिफ से शुरू करके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, है ये मॉडर्न हिस्ट्री तो चल रही है। और कौन सी होती है मॉडर्न हिस्ट्री, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता। चलो, फिर ट्रीटी ऑफ बसीन जो है 1802 में, और ये हनुमान सीरीज ही चल रही है पूरी की पूरी। ये यहाँ इस चैनल पे ले रहा हूँ क्योंकि इस चैनल को मैं कंप्लीट, कुछ लोग अच्छा 1-2-3 लड़के ऐसे बोल रहे थे, कहते कि सर क्या सोच रहे हैं कि एक जीबी टूर वाला चैनल अलग, जीबी कक्षा वाला अलग, है ना, तो दोनों पे मोनेटाइजेशन होगी, पैसे ही पैसे आएंगे। भाई तुम्हें पता नहीं है यूट्यूब कुछ ना देता, ये बना रहा है बस लोगों को, है ना, मूर्ख बनाने वाली बात है। वो बड़े बड़े लोग हैं यार जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, या पढ़ाई लिखाई में कहाँ व्यू इतने और कहाँ पे कोई पैसा, कुछ नहीं है यहाँ, है ना। कोई 3-4 हज़ार रुपये आ भी जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है, इससे ज़्यादा मेरा बिजली का बिल आता है, इंटरनेट वाला ले जाता है, इससे ज्यादा आता है ना। तो कुछ ना आता है, ये सब फालतू की फर्जी बातें हैं। आपको गुमराह किया जाता है कि भाई जल्दी से यूट्यूब का चैनल खोल लो और पता नहीं करोड़ों ही करोड़ों हो जाएंगे। कुछ भी चलता है ना। कुछ लोग का तो मोटिव ये होता है कि अभी मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं, मैं तो यूटीएम लूंगा, है ना, अंडर टेबल वाली मनी लूंगा। अलग अलग खेल चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, पता नहीं क्या क्या बोल के लोग को गुमराह किया जा रहा है। भाई किसी के बहकावे में मत आओ, सब काट रहे हैं तुम्हारा, सीधी सीधी सी बात है, मजे में मत रहो। ऐसी चीजें मजे लेनी है तो ले लो, असलियत से बहुत कोसों दूर
हैं। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई आज करोड़पति होता है ना, हर इंस्पेक्टर करोड़पति होता। कोई कोई होता है और वो जब पकड़ा जाता है तो अच्छे से उसकी लगती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, ठीक है। फिर आप देखिए ट्रीटी ऑफ बसीन जो है वो 1802 में होती है, मराठा पेशवा बाजीराव टू और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बनवाया 1800 के टाइम में, तो वो भी इसी आदमी ने बनवाया है। और यहाँ पे ये सिविल सर्वेंट्स बनने की ट्रेनिंग दिया करते थे बेसिकली, ठीक है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसके अंदर लगभग पूरा का पूरा मैसूर जो है तहस नहस हो जाता है और वहाँ पे वापस से वोडिया डायनेस्टी जो है काबिज हो जाती है। उन्हीं का एक रूलर कृष्ण III जो है वो आ जाता है। तो वो यही टाइम है। और साथ में आप देखिए कि इसके अलावा जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है, जिसके अंदर मराठास की कॉन्फिडरेसी पूरी की पूरी लड़ रही होती है, लेकिन अगेन जो है कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं वो लोग, नहीं लड़ पाते हैं। ब्रिटिशर्स की सेना कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी, तो वो भी हमने यहाँ पे ज़रूर देखा है। फिर अगला आता है रॉर्डन हेस्टिंग। जो हेस्टिंग है इसका टाइम है 1813 से 1823 तक में। सही बात है ना। एंशिएंट के सभी लेक्चर्स हैं जो जरूरी हैं, वो पेड कोर्स के सेशंस थे कुछ कुछ जो मैं यहाँ पढ़ा रहा था। यहाँ पे आप देखिए चोला डायनेस्टी मैंने पूरी डाल दी और एंशिएंट का एक पूरी कंप्लीट मैराथन बना के डाल दिए। क्वेश्चन मैक्सिमम वहीं से आते हैं पेपर में, ठीक है। आप उन टॉपिक्स को मत टारगेट करो जहाँ से कोई 2-4 क्वेश्चन ही आने हैं। क्यों वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं? आप वो टॉपिक्स पे फोकस करो भाई साहब जहाँ से 95% कंटेंट आना है, ना कि ऐसे टॉपिक पढ़ने लग जाओ जहाँ से कंटेंट ही 5% आना और उसका भी भरोसा नहीं है। तो मैंने जो सोच समझ के सब कुछ दिया है यहाँ पे, जो दिया है वो पढ़ो आप। अननेसेसरी की चीज़ों में मत घुसो कि सर ये वाला नहीं है सेशन, वो वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सब दे दी हैं आप लोगों को। इतना पढ़ के याद भी कर पाओगे ये भी तो देखो, ठीक है। चलो, एंग्लो नेपाली वॉर जो होता है ना 1814 से 1816 के बीच में होता है, वो इसी आदमी के टाइम पे है। और इसने हिंदू कॉलेज एक बनवाया था, जिसको बाद में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी बोला गया है। कहाँ पे बनवाया था? कलकत्ता में बनवाया था। इसके अलावा अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी है तो वो भी इसी के कार्यकाल में बनी है ना। मैंने जैसे आपको बोला इससे पहले सिर्फ बंगाल तक ही ये सीमित थे, लेकिन अब जो इनका एरिया है ना, उस टाइम पे देखो इधर बंगाल है तो बॉम्बे बहुत बड़ा था। ये महाराष्ट्र वगैरह वाला गुजरात वाला एरिया भी लगभग आप देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी होता था, ये पूरे का पूरा बहुत बड़ा था बॉम्बे। तो यानी कि बंगाल में तो काबिज थे ही, अब बॉम्बे में भी हो गए और बाद में चल के हम देखेंगे तो मद्रास में भी हो जाएंगे। यही 3 सेंटर ब्रिटिशर्स के बनेंगे, बेसिकली 3 जगह पे ये काबिज होंगे और इस तरीके से ये 3 बिंदुओं से ही पूरे भारत को चलाते रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी यहाँ पे क्रिएट हो गई 1818 में। इसके अलावा आप देखिए कि महलवाड़ी सिस्टम जो है 1822 में कौन लेकर आ रहा है? होल्ट मैकेंजी लेके आ रहा है और वो इसी कार्यकाल में लेकर आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, बस मेरे को एक सेकंड दीजिए। चलो, अब देखो कि जब मैंने महलवाड़ी सिस्टम शुरू किया ही है तो मैं इसके बारे में भी पूरी डिटेल में बता दूंगा। इसके पहले आप ट्रीटी ऑफ सगोली का देख लीजिए, ये पेपर में आ रखी है। और ये नेपालियों के बीच में या गुरखास के बीच में है ना, ब्रिटिशर्स और गुरखास के बीच में जो है एक तरह से हुई थी। तो यहाँ पे कौन था गुरखास की साइड से? गुरु गजराज मिश्रा थे, है ना। इसके ये भी इसी टाइम पे हुई है, इसी के टाइम पे। और तीसरा एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें लगभग मराठा पर खच्चे उड़ गए मराठा के, है ना। कुछ कहीं मराठा नहीं दिख रहे हैं, खत्म ही हो गया पूरा मराठा एम्पायर, वो भी इसी के कार्यकाल में हेस्टिंग के में हो रहा है। और अगर टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी नियम जो है 1822 का, वो भी यही आदमी लेके आ रहा है। अब मैं फटाफट से आपको ये बता देता हूँ, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं महलवाड़ी सिस्टम वगैरह से, तो एक मैं अलग से बना के बता देता हूँ। आप देखिए, एक आपका हो गया महलवाड़ी, ठीक है। महलवाड़ी को कौन लेके आया है? यहाँ पे फटाफट से आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ ही, होल्ट मैकेंजी, ठीक है। होल्ट मैकेंजी लेके आया है, मोटा मोटा 1822 के आसपास में लेके आया है, यही है ना, हाँ 1822 में ही लेके आया है। और इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर जो है दोस्तों, जो रेवेन्यू है ना, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये सिस्टम दिख रहा है आपको, ये फार्मर है, ये बीच में एक मिडलमैन हो गया और ये ब्रिटिशर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, ये सीधा सीधा फार्मर ही जो है यहाँ पे क्या होता था, ये जो बीच का विलेज हेड है ना, ये सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देता था। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होता था, जैसे फार्मर है और यहाँ पे पूरे विलेज का एक हेड हो गया, विलेज हेड, और इधर हो गए ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विलेज हेड की थी कि फार्मर से टैक्स लेगा और ब्रिटिशर्स को देगा और बीच में उसका जो भी है कमीशन वगैरह हो जाता था, ठीक है। ये आपका हो जाएगा महलवाड़ी सिस्टम में। फिर एक आपका बनता है परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अब ये जो है जमींदारी भी हो सकता है, परमानेंट सेटलमेंट भी हो सकता है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो सिस्टम चलता है वो ऐसे चलता है कि ये फार्मर है और बीच में जो है जमींदार है, जमींदार,
और फिर आगे जो है ब्रिटिशर है, ब्रिटिश। ठीक है, आगे है ब्रिटिश। अब यहां पे क्या सिस्टम चलेगा वो समझना। ये जो है फार्मर से पूरा का पूरा टैक्स लेगा, ठीक है, पूरा का पूरा टैक्स फार्मर से लेगा, ठीक है, और फिर आगे ब्रिटिशर्स को देगा। लेकिन यहां पे ये आपको ध्यान रखना कि जमींदार का जो शेयर होगा वो 1/11 होगा और जो ब्रिटिशर का शेयर होगा वो 10/11 होगा। ठीक है, कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, आपस में भिड़ते रहो, मजे मारते रहो तुम लोग। 14 फरवरी वालों जाके जरा एक बार टेलीग्राम जीबी बिट मूवर भी देख लो, ठीक है, सब डाल दिया सब। आज 50 बच्चों को कम से कम मैंने वहीं से कॉपी करके ट्रैकिंग दी है। देखते ही नहीं है, मत देखो, मैं भी रिप्लाई नहीं करूंगा, फिर वही वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट। अब एक और रह गया है आपका रयोतवाड़ी सिस्टम, रयोतवाड़ी सिस्टम। इसके बारे में एक खास चीज होती है कि ये किस थ्योरी पे बेस्ड है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये है रिकार्डियन थ्योरी पे, रिकार्डियन थ्योरी पे बेस्ड है। दूसरा इसमें पूछ लिया जाता है कि किसने बनवाया है, तो थॉमस मुनरो प्लस चार्ल्स रीड ने इसको स्टार्ट किया था। तीसरा इसमें कैसा, जैसे ये दो सिस्टम मैंने बताया, इसमें कैसे सिस्टम रहते हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या रहता है, ये फार्मर या पीजेंट है, फार्मर या पीजेंट है, ये डायरेक्टली जो है ब्रिटिश को टैक्स देगा, अब उस जमीन पे डायरेक्टली टैक्स देगा, है ना। तो इसमें मिडल मैन को एक तरह से आप समझ लीजिए कि खत्म कर दिया गया। तो ये 3 तरीके बनते हैं जो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से रेवेन्यू लिया करते थे, ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे। तीनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने तीनों ही आपको बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसमें कंफ्यूजन रहता था ना आपको उस टॉपिक में, अब क्रिस्टल क्लियर हो गया। मेरे को पता है कि कौन सी चीज़ों में कहाँ आपको कंफ्यूजन रहेगा, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत से ये सारे के सारे सेशन बनाए हैं ना। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब इतना टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो इतनी अकल तो आ ही जाती है यार, है ना। रोज के बच्चों के वही डाउट होते हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते दूसरे लोग, है ना, वो केवल वही घिसा पीटी चीज़ बस बीन बजा के निकल जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगला विलियम बेंटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, 1828 से लेकर 1835 का इसका टाइम है। यहां पे बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। क्यों चेंज होंगी आप देखो, 1828 से 1833 के बीच में यहां अगेन एक कंफ्यूजन पैदा होगी, मैं बार बार वही आपको समझा रहा हूं। आप देखो इस टाइम तक ये क्या बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। और आपको ये समझना है कि 1833 तक ब्रिटिशर्स केवल और केवल इनका जो राजपाट चल रहा है वो बंगाल तक ही चल रहा है। ठीक है, बंगाल तक ही चल रहा है, 1833 तक की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 1833 के बाद ना आप देखो 1833 से 35 के बीच में ये क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। क्योंकि इस टाइम तक आप जरा ये समझो, मैक्सिमम इंडिया जितना भी, आप देखो मराठा सारे के सारे हार चुके हैं, है ना, मेजरली तो मराठा ही मेन पावर थे। और कौन है, मुगल एम्पायर पूरा का पूरा क्रश किया जा चुका, वो तो बक्सर के बाद ही क्रश हो गया था, तो वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही है, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसके अलावा और कौन सी मेजर पावर है, मैसूर, मैसूर क्रश पूरा हो चुका है। पंजाब के साथ ट्रीटी कर रखी है, वहां पे उसको बफर स्टेट बना रखा है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हैदराबाद के निजाम के साथ सब्सिडरी अलायंस कर रखी है। पूरा भारत लगभग अंग्रेजों के कब्जे में इस वक्त तक है। तो 1835 के आसपास तक में अगर आप देखते हैं, सॉरी 1833 के आसपास में जो चार्टर एक्ट आता है ना 1833 वाला, इसमें एक नया सिस्टम पास होता है जिसके अंदर क्या होता है, बोलते हैं कि अब से जो है ना गवर्नर जनरल बंगाल का नहीं रहेगा। जब हम पूरे भारत में ही फैल चुके हैं तो अब हम केवल यही क्यों बोले, हम छोटी पोस्ट क्यों रखे, अब से हम बड़े बनेंगे। बड़े बनेंगे तो क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है, तो वो बनता है भाई साहब बेंटिक। लेकिन अगर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछ ले तो भी यही है दोस्तों। ये कंफ्यूजन पॉइंट था एक, तो अगेन ये भी मैंने यहां पे आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट था ना आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल शोया भाई, है ना। चलो ये शोया तो डेली आते हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब, बहुत सारे बच्चे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। सच में उनको लगता है कि हाँ अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो दूसरी तरफ से सपोर्ट करते हैं ना, बस मेरे लिए वही काफ़ी है ना, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। लगे पड़े हैं पागल की तरह लगा हुआ हूँ मैं, सच बताऊँ तो। अभी पेड का कंटेंट बना के हटा था, पूरे दिन से सुबह से लेके लगा हुआ हूँ, है ना, गले की बैंड बज जाती है। बस आपको पता नहीं कि गर्म पानी पी पी के जैसे जैसे करके जो है गले को ठीक करके जो सिस्टम चला रहे हैं, पेड का अलग बन रहा है और आपके लिए अलग चल रहा है सिस्टम। चलो अगले आप देखिए कि जिस टाइम पे बहुत सारे लोग तो रेवोल्यूशनरी थे भारत के अंदर, है ना, जो विरोध कर रहे थे, जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग थे, वो तो ऑब्वियस सी बात है विरोध करेंगे ब्रिटिशर्स का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाह रहे थे कि समाज को साफ किया जाए, बहुत गंदा हो रखा है समाज
समाज है ना, आप देखिए कि पिछले कई सौ साल में ब्राह्मणिकल कल्चर ने कितने ही उल्टी पुल्टी प्रथाएं भारत के अंदर चलाई। जैसे विडो रिमैरिज वाला देखिए, है ना, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टार्ट करेंगे, तो वहीं पे अगर सती प्रथा को बंद करने का काम है तो वो राजा राम मोहन राय साहब करेंगे। ये किसके साथ बात करते हैं इस चीज के लिए? क्या बिना किसी नेता के ये काम हो सकता है? राजा राम मोहन राय खुद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बोलते हैं कि भैया ठीक है, आप जितने भी लोग पॉलिटिकली लड़ रहे हो आप लड़ो, मैं समाज को सुधारने का काम करता हूं। ये भाई साहब सीधा बेंटिक के पास पहुंच लिए, है ना। बेंटिक को बोलते हैं कि भाई साहब हमारे देश में एक गड़बड़ हो रही है, इनको पता है ना। बहुत बढ़िया सोच है कि हमारे देश के तो जो भी हैं, चाहे पंडे हैं चाहे मराठा हैं, कोई है, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। चोला जैसे लोग इतने बड़े बड़े रहे, उन्होंने भी यही कंटिन्यू करके रखी सती प्रथा, तो सीरियसली वियर्ड है ना। बट इन्होंने सोचा ये तो बाहरी लोग हैं और ये लॉजिकल भी लग रहे हैं, तो इनके साथ बात करता हूं, क्योंकि इसमें मैं इनसे कुछ ले नहीं रहा हूं, है ना। सोशली अगर आपको एक रिफाइन करना है सोसाइटी को, तो आप क्या ले रहे हैं? कुछ ले रहे हैं इनसे? 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन आप देखिए कि इनकी हेल्प से बहुत सारी चीजें कर भी सकते हैं, रिफाइनमेंट कर सकते हैं सोसाइटी में। तो राजा राम मोहन राय साहब इनके पास पहुंच गया और इनको बता दिया सारा का सारा कि भैया केवल कुछ सोने के बंडल के लिए ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं हमारे देश में, इसको टिकाओ थोड़ा सा, है ना। तो फिर जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रिक्ट लॉ बनाते कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो सीधा सूली पे लटकाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है राजा राम मोहन राय को एक एज मिलता है। और ये जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना भी जो है इसी टाइम में करते हैं, 1828 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। और सती प्रथा एबोलिश का काम जो है 1829 में होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का और दूसरा राजा राम मोहन राय का, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले भाई साहब एक चीज बहुत जरूरी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, हमने अभी लेटेस्टली ना एक नए चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है जीवी कक्षा। ये जो चैनल है ना, ये 100% कंटेंट ओरिएंटेड चैनल है, यानी कि यहां पे कुछ भी आलतू फालतू की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्योर 100% कंटेंट देखने को मिलेगा। और कंटेंट अभी आप जो देख रहे हो ना, यहीं से आपको पता लग रहा हो कि हमारा लेवल क्या है और क्या चीजें जो है कवर हो सकती हैं। और ऑलरेडी हम तो चैलेंज देते हैं सबको कि भैया एक बार हमारे से पढ़ के उसके बाद कोई भी क्वेश्चन लगाइए, कोई भी किताब लगाइए, आप सब कुछ सोल्व करने के लिए काबिल रहेंगे। तो आप देखिए कि यहां पे हमने बहुत बेहतरीन वीडियोस दी हैं, लगभग 100 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट हम यहां पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको ऑथेंटिक लग रहा है हमारा कंटेंट, आपको लग रहा है कि बहुत ईमानदारी से मैं मेहनत कर रहा हूं, जेन्युइन है हमारा कंटेंट, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। इसको आप हर बच्चे तक शेयर कीजिए, है ना, ताकि हर किसी को पता लगे इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में। बहुत मेहनत लगा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, और सिलेक्शन के बाद आप देखिए खुद आकर आप हमें कमेंट करेंगे कि सर आपकी वजह से जीके में अच्छे नंबर आ गए और मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना। किसी को होम पोस्टिंग मिल जाएगी, किसी को जो है इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाएगी। तो ये ऐसा ही है भाई, है ना, क्यूमुलेटिव है, म्यूचुअल है हमारा सारा का सारा, कि मैं मेहनत करूंगा और कहीं ना कहीं आप उसमें फिर और मेहनत करेंगे उसको पढ़ने में, और आपको जो है रिजल्ट जो पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज इतनी सपोर्ट मुझे चाहिए, पढ़ाई के एंगल से सारी सपोर्ट मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो पूरा का पूरा पब्लिसिटी वाला स्टंट है ना, ये आपके हाथ में छोड़ दिया भाई। अगर तुम्हें लगे कि सच में मैं जेन्युइन हूं और मेहनत कर रहा हूं, तो आप शेयर जरूर करना इस चैनल को और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ भाई आगे, क्या हो गया इसको? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या हो गया? यही नहीं चल रहा यार, ऐसे मत करना। शुक्र है, क्या है, अब ज़्यादा ही आगे बढ़ गया ये कुछ। मैंने कहा नहीं तो अभी क्लास वाइंड अप हो जाती। चलो आगे देखिए कि इसने जो है महलवाड़ी सिस्टम को इसने बनाया नहीं था, इसने रिफाइनमेंट का काम किया था और पूरे भारत में स्प्रेड करने का काम किया था 1833 में। ये आप ध्यान रखिएगा कि किसने स्प्रेड किया, जो है बेंटिक ने स्प्रेड किया था, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया अगर बोला जाएगा 1834 में, तो पहला लॉ कमीशन भी यही आदमी बना रहा है। और अगर मैं बोलूँ ना, तो इंग्लिश मीडियम को बहुत ज़्यादा आप समझो कि वाइड स्प्रेड पे फैलाने का काम, है ना, वो इसी के कार्यकाल में हुआ कि हायर एजुकेशन जो है वो इंग्लिश के अंदर ही होनी चाहिए। एक्चुअली में ये लोग क्या करते थे, ये बोलते थे कि एक छोटी क्लास तक तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज अलाउ कर देते थे। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है कि आपकी जो आम बोलचाल की भाषा है ना, कि कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, तो कुछ जैसे छोटी क्लास तक तो वो अलाउड कर देंगे, लेकिन उसके बाद बोलेंगे कि नहीं नहीं आपको इंग्लिश कंपलसरी है। तो इंग्लिश को बढ़ावा देने में भाई साहब लगे पड़े थे। इसके बाद आप देखिए कि आता है चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 के बीच में। मेटकाफ जो सबसे बड़ा काम कर रहा है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस कर रहा है ना, कि प्रेस को आज़ादी दे रहा है। एक तो ये इंपॉर्टेंट काम हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग फिर जो है अनाप शनाप लिखेंगे। इसका कार्यकाल भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप देखिए 1 साल का ही है। इसके अलावा आप देखिए कि राजभवन बनवा रहा है कलकत्ता में 1803 के अंदर, एंड कलकत्ता में ही एक पब्लिक लाइब्रेरी बनवा रहा है। ये सीधे सवाल आएंगे अगर आएंगे, और यही पब्लिक लाइब्रेरी आज की डेट में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भी मानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके
बारे में बस यही 2-3 पॉइंट मेजर हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो ऑकलैंड है वो कब आ रहा है, 1836 से 1842 के बीच में आ रहा है। यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज़ है, अगर किसी ने हमारी एंग्लो सिख वॉर वाली वीडियो देखी होगी, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही डाली है चैनल पे, तो उसको ऑकलैंड के साथ कनेक्शन फील हो गया होगा कि भैया ऑकलैंड ने क्या किया था। अब वो पूरा एक 1-1.5 घंटे का सिनेरियो है जिसके अंदर भैया इतने सारे ब्रिटिशर्स अफगानियों के साथ वॉर करने जाते हैं और इन एक भी बंदा नहीं लौटता, केवल एक मुरझाया फूल होके यूं लौटता है। आप सोचो कि 20-25 हजार की सेना जा रही है और एक आदमी नहीं लौट रहा, सिर्फ एक आदमी लुढ़कता लुढ़कता लौट रहा है और वो आके पूरा विवरण दे रहा है कि भैया हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो वो पूरी कहानी जो एंग्लो सिख वॉर में आप देख लेना कि क्या हुआ है। हाँ जी, एंग्लो सिख में ही देखना है, एंग्लो अफगान में नहीं, एंग्लो सिख में देखना है ना। एंग्लो अफगान में डलवा दूंगा, वो भी डालना है। अब उसकी छोटा सा कॉन्टेक्स्ट मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ है। ट्रिपरटाइट ट्रीटी हुई थी एक, है ना, वो किस किस के बीच में हुई थी। ये ऑकलैंड है और पंजाब के महाराजा है, महाराजा रंजीत सिंह उस टाइम पे जिंदा है, उनके बीच में। और तीसरा अफगानी रूलर है एक शाह शुजा, क्योंकि वहां पे जो है शाह शुजा को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, तो शाह शुजा मुंह उठा के यहाँ भारत के अंदर आ गया, है ना। और इसी शाह शुजा से जो है महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो कोहिनूर हीरा भी लिया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये 3 लोग हैं, तीनों के बीच में ट्रीटी होती है कि भैया अफगानियों को हराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब पंजाब के लोग इतनी बड़ी आर्मी लिए हुए हैं, है ना, एशिया की इतनी बड़ी आर्मी पंजाब के बाद, तो फिर तो हरा सकते थे अफगानियों को। लेकिन उसके पीछे एक और खेल है। देखो, पंजाब के लोग तो ऑलरेडी हराए हुए थे अफगानियों को, इनकी नाक में दम कर रखा था, है ना। लेकिन यहां पे जो है अगर महाराजा रंजीत सिंह सोचो पंजाब से अलाउ करते हैं, यही गलती बाद में पंजाब ने की है ना, तो अगर वो पंजाब से अलाउ कर देते पूरी की पूरी सेना को, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, जहां से सेना गुजरती है ना, वो बहुत सत्यानाश करके पूरी की पूरी टेरिटरी का जाती है। और ब्रिटिशर्स पे इतना भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि एक बार घुस गए तो वो बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भैया कि बात ऐसे है कि पंजाब से तो आप आक्रमण, इधर अफगानिस्तान है, इधर पंजाब है ना, अब और इस तरफ सिंध है, बोला कि आप इधर से तो नहीं जा सकते, खैबर पास से मैं नहीं जाने दूंगा, है ना। आप ऐसा करो, सिंध के पास चले जाओ, सिंध से चले जाओ। अब यहां पे क्या था, बोलन पास था, बोलन पास, उधर था खैबर पास। खैबर पास से चले जाते भाई साहब तो यूं फतेह करते अफगानियों को, है ना। तो इन्होंने बोला महाराजा रंजीत सिंह ने कि मेरे कुछ आदमी यहां पे तुम्हारा इंतजार करेंगे, ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत होगी। और इसके अलावा तुम जितने भी ब्रिटिशर हो, तुम शाह शुजा के साथ इस तरफ से निकल लो। और वो रास्ता इतना गंदा रेगिस्तान वाला, भैया वहां समझ ही ना आ रहा कि कौन आदमी कहां जा रहा है ना। भूख प्यास से लोग मर रहे हैं और ऊपर से जो लोग लुटेरे बीच में लूट रहे हैं, है ना, कबीलाई लोग हैं, वो उनका जो टॉर्चर कर रहे हैं वो अलग चल रहा है। तो वो एक पूरी कहानी है ना। वो मैं एंग्लो अफगान वॉर और एंग्लो सिख वॉर आप पढ़ लेना, उसमें आपको मजा आएगा। मैंने वीडियो एंग्लो सिख की डाल दी, एंग्लो अफगान की मैं डाल दूंगा। तो यहाँ से जितने भी लोग जाते हैं वापस जो है इस रास्ते से केवल एक ही आदमी आता है, बाकी सब मारे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा था कि यहाँ पे पहुंचना ही नामुमकिन था। यही कारण था कि बाद में जो है ब्रिटिशर्स ने फिर पंजाब पे आक्रमण किया, है ना। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो उसके बाद लगभग वहाँ पे ही इतना वॉर गंदा खेल चल रहा है, खूनी खेल, तो ब्रिटिशर ने अपने अंडर ही ले लिया और फिर जो है यहीं से वॉर किया था। और अफगानियों से फिर भी हारे थे, लेकिन फिर जो है अच्छा खासा स्ट्रगल करके जीत गए अल्टीमेटली, है ना। तो कुल मिला के अगर पहला एंग्लो अफगान वॉर जो है वो लड़ा गया तो वो 1839 से 1842 के बीच में इसी ड्यूरेशन में ऑकलैंड के टाइम पे ही लड़ा गया था, ठीक है। तो इसी को ट्रिपरटाइट ट्रीटी बोलते हैं। फिर इसके बाद देखिए कि फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर अगर बना तो वो उसका नाम था संबद्ध प्रभाकर। ये पूछा जा सकता है, तो ये भी 1839 के ही टाइम में बना है। फिर मैंने आपको जैसे कि बोला ऑलरेडी कि अभी जो है ब्रिटिशर्स का वर्चस्व केवल यहाँ तक बंगाल तक नहीं सीमित है, इधर बॉम्बे में भी हो गया है और अभी मद्रास भी आगे चल के हम देखेंगे, है ना, सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन आपको अभी समझना है कि यहाँ पे जब बॉम्बे में भी हैं तो ये क्या करते हैं, एक यहाँ पे बैंक बना देते हैं बॉम्बे में 1840 में। और ये बैंक जो है बाद में चल के आप देखो कि 3 जगह पे बैंक बनेगा, है ना। एक बनेगा बॉम्बे के अंदर, एक बनेगा बॉम्बे में, एक बनेगा बंगाल में और एक बनेगा आपका मद्रास में, ठीक है। मैं ऐसे करके अभी शो कर रहा हूँ, 3 पॉइंट्स शो कर देता हूँ। BBM, ठीक है। और यही बैंक्स बाद में मर्ज होके जो है ना SBI बनेंगे, है ना। पहले इंपीरियल बैंक बनेगा और फिर बाद में इसी को ही SBI का नाम दिया जाएगा। तो अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि यही है वो तीनों का मर्जर जब हो जाएगा तो फिर जो है SBI बनेगा। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ बैंक ऑफ बॉम्बे ही बना है, यही आपको समझना है, ठीक है। सिंह इज किंग। चलो मैं चंडीगढ़ तो हाँ भाजी है, मन हरियाणवी भी आ वैसे, मैं हरियाणा में भी घना टाइम रहा हूँ और मैंने थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी आती है ना, ਇਹੋ जी गल नहीं हैगी। आप पंजाबी गाने रोज़ सुनी दी है, टेंशन नहीं। एंड आई नो लिटल बिट इंग्लिश ऑल्सो, लिटल बिट। सी दिस इज़ माई इंग्लिश एंड यू कैन सी मी हेयर। चलो, लॉर्ड एलन बोरो जो है 1842 से 44 के बीच में रहा है। इसको, ये बुढ़ऊ है, देख के बुढ़ऊ लग रहा है, तो इसको बोला जाता था ओल्ड मैन इन हरी। अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आप देखिए इस आदमी ने जो है डेप्यूटी मजिस्ट्रेट की पोस्ट एस्टेब्लिश की थी, एक न्यू चीज़ की थी, तो ये अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं। एंड दूसरा मैं आपको क्या बता रहा था अभी कि बैंक ऑफ मद्रास भी बनेगा। अभी मैंने बोला ना 3 जगह पे, कलकत्ता में ऑलरेडी सब बन चुका है, फिर बॉम्बे में बना, अब मद्रास में बन रहा है। तो मद्रास में भी एक बैंक बनता है, ये बनता है 1843 में एलन बोरो के टाइम में। और अल्टीमेटली मैंने क्या बताया था कि तीनों को मर्ज कर दिया जाता है और मर्जर के बाद उसको इंपीरियल बैंक बना दिया जाता है और बाद में चल के वही एसबीआई बनता है जो आज की डेट में है। तो यही है वो, ठीक है, मद्रास भी अब ध्यान रखना। अब अगला आता है हार्डिंग। हार्डिंग एक बाद में भी आएगा तो कंफ्यूज मत करना, ये है लॉर्ड हार्डिंग 1, 1844 से 48 के टाइम में है। आप देखिए कि अगर इस टाइम तक महाराजा रंजीत सिंह की हो गई है डेथ, पंजाब में वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है, खूनी खेल चल रहा है अलग ही लेवल का, कोई राजा नहीं टिक रहा, हर 1-2 साल में राजा लुढ़काया जा रहा है, जो राजा बन रहा है वही सफाया चट हो रहा है वहां, है ना। तो अलग ही खेल चल रहा है, खूनी वॉर। तो यहां देखिए कि ब्रिटिशर्स इस मौके का फायदा उठाते हैं और वो क्या करते हैं, फर्स्ट सिख वॉर जो है 1845 से 46 के बीच में हो जाता है, जिसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सतलुज को जो है महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे एक बाउंड्री क्रिएट किया गया था और इनका बोलना था ब्रिटिशर्स का कि नहीं, उधर से कुछ सिख इधर आ गए, इस वजह से जो है हम तो अब वॉर करेंगे। तो उनको बहाना चाहिए था, तो वो लड़ाई झगड़ा बस शुरू कर दिया, ये आप समझ लीजिए। और मतलब एक रीजन चाहिए था कोई ना कोई। अब चाहे उधर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि पंजाब के खुद के ही बहुत सारे जो कमांडर्स थे वो ब्रिटिश से आके मिल गए, है ना। हर किसी का अपना वहां पे मोटो है कि मैं कश्मीर ले लूंगा, मैं ये वाला एरिया ले लूंगा, हर कोई अपना ही राजा बनने में लगा हुआ है। तो क्या होगा, यही होगा, फिर टुकड़े टुकड़े ही तो होंगे। तो कुल मिला के बात देखिए कि एक आदमी ने सब संभाल रखा था, वो महाराजा रंजीत सिंह ने, वो गए तो उसके बाद सब कुछ ही खत्म हो गया। और उन्होंने क्यों संभाल रखा था, अफगानियों का तो इतना बड़ा खौफ था, हरी सिंह नलवा जैसे कमांडर थे उनके पास जो बहुत ही लॉयल थे, उन्होंने संभाल रखा था। अब पीछे जो लाल सिंह जैसे कमांडर रह गए, है ना, गुलाब सिंह जैसे रह गए, उन्होंने तो और बुरा हाल कर दिया। और यहाँ देखो 1845-46 में, मैंने पहले भी वो कहानी बताई थी, वो एंग्लो सिख में पढ़ लेना। तो यहाँ जो है पहला वॉर छिड़ता है और ये भाई साहब अपने ही बंदे भेज के करा दें या जो भी करा दें, बस एक रीजन दे दिया ब्रिटिशर्स को, अब खेल खत्म, है ना। तो अब यहाँ पे जो है आप समझिए कि रानी जिंदा को जो है एक तरह से एक क्या कहते हैं उसको, अलाउ कर दिया री एजेंट के तौर पे, है ना, कि आप जो है यहाँ पे बागडोर संभाल सकती हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो है इन्होंने अपना बंदा यहाँ पे नहीं बिठाया था, ठीक है, या फिर अपना बंदा बिठाया भी तो आप ऐसे समझो कि बहुत ज़्यादा वो बीच में घुस नहीं रहा था चीज़ों के। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, परिस्थितियाँ, तो वहाँ तो और दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये तो अभी पहला ही वॉर चला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने पंजाब के ऊपर हमला किया और लगभग उसको अपने अंडर कर लिया। फिर यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रानी जिंदा को एक रीजेंट के तौर पर महाराजा रंजीत सिंह की जो सबसे छोटी बीवी हैं रानी जिंदा, उनको जो है एक रीजेंट बना दिया जाता है। और दलीप सिंह जो है वो 5 साल का बच्चा है, उसको राजा बना रहे हैं, क्योंकि एक सिर्फ पपेट टाइप हो गया, है ना, यही समझ लीजिए। फिर उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रोहिबिशन भी इसी के टाइम में हुई, हार्डिंग 1 के। इसने क्या किया, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी, इंग्लिश एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट्स में, कि जिसको इंग्लिश आती होगी उसी को ही नौकरियां मिलेंगी। सोचो अगर आज ऐसा कर दिया जाए तो कितना दिक्कत हो जाए हमारे देश के अंदर। फिर इसके बाद इसको एक टाइटल मिला हुआ था विस्काउंट हार्डिंग। तो अगर कोई पूछ ले तो विस्काउंट हार्डिंग ऑफ लाहौर किसको टाइटल दिया था, तो आप लॉर्ड हार्डिंग का नाम याद रखेंगे। अब अगला आता है लॉर्ड डलहौजी। ये आदमी तो अलग ही खेल कर रहा है ना। अगर पूछ लिया जाए कि किसी ने बोला हो कि भैया ये अवध जो है ये तो एक एप्पल पाई की तरह है, ये कभी भी हमारे मुंह में आके गिर जाएगा, ये आदमी अलग ही बातें करता है ना। अवध को बोले कि ये पका हुआ अंगूर जैसा है या पका हुआ फल जैसा है, ये कभी भी आके हमारे मुंह में गिर जाएगा, है ना। इसको पूरा भरोसा था कि अवध को ये कभी भी अपने अंडर कर सकता है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि अवध वालों के पल्ले कुछ था भी नहीं, मैं सही बताऊं तो, है ना। तो वो भी यही आदमी स्टेटमेंट्स दे रहा है। इसके अलावा अगर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हो रहा है, यानी ये जो है लगभग पूरा इतनी फॉरवर्ड पॉलिसी है इसकी, ये एनेक्सेशन का काम कर रहा है ना। ये बिल्कुल नहीं चाह रहा कि अब जो है किसी भी राजा महाराजा का काम चले यहाँ पे, ये चाह रहा है सबको सफाया चट करके केवल और केवल ब्रिटिशर्स का राज चले। तो यानी इसने पूरा ऐसा समझ लो कि पूरा का पूरा भारत में जो आखिरी कील हो रहा है ना, यही आदमी है जो कर रहा है ना, आखिरी कील ठोकने का काम कर रहा है, जिससे इतना ज्यादा विद्रोह पैदा हुआ था। सन 57 की क्रांति के पीछे इसी दुष्ट का हाथ है। अभी बताता हूं कि क्यों है। देखो सेकंड एंग्लो सिख वॉर में जहां पे आप देखिए कि क्या हुआ कि जो रानी जिंदा है महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ, उनको एक्चुअली में बनारस भेज दिया गया, है ना, उनको ह्यूमिलेट किया गया। और वहाँ पे जो इन्होंने अपना एक रीएजेंट रखा था, एक और ब्रिटिशर को रखा था, है ना, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा टांगा डाला था मसलों में, तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। बस वहाँ पे जो है सबके ईगो पे लग गई और उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा पंजाब ही एनेक्स कर लिया। बहुत लड़ाई हुई, 4-5 जगह पर लड़ाई हुई, ऐसा है ना, लंबी चली लड़ाई। और भाई मैं बोल रहा हूँ 48 से 49 तक के बीच में चली और फिर जाके पंजाब पूरा ही एनेक्स हो गया।
यानी कि पंजाब में अब कोई भी मेन लीडर नहीं बचा, आप ये समझ सकते हैं ना, यानी इन्हीं के अंडर हो गया। और कुल मिला के वहाँ के जो सैनिक है वो भी ब्रिटिश आर्मी में ही भर्ती हो गए, क्योंकि उनको भी रोजी रोटी चाहिए भाई साहब, है ना। राजा आपका है नहीं है, खाना कहाँ से खाओगे, आपको एक ही चीज़ आती है, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, ठा ठा करना, धाएं धाएं करना, कोई पंगा ले ले धाएं धाएं कर देंगे बस। तो अब क्या करेंगे वो, तो उन्होंने अल्टीमेटली ब्रिटिश आर्मी को ही ज्वाइन कर लिया। और ये मैं आपको बता रहा हूं एक सेटबैक हुआ किसके लिए, सन 57 के क्रांति वालों के लिए सेटबैक हो गया भाई साहब, है ना। ब्रिटिशर्स देखो दिमाग कैसे चला रहे हैं, है ना। जैसे मुगलों ने राजपूत को यूज कर लिया, इन्होंने सिखों को यूज कर लिया यहाँ पे आर्मी के अंदर, इस तरीके से आप समझिए। अब यहाँ पे सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर जो हो रहा है वो 51 से 52 के बीच में हो रहा है, वो ये आदमी कर रहा है। अच्छा, इनोवेशंस भी बहुत सारी कर रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसके अलावा आप देखिए कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मैंने बात की, वो विडो रिमैरिज के पक्ष में थे, और वो जो है डलहौजी के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं डलहौजी साहब आप इतना कांड कर तो रहे हो, अब हमारी भी एक चीज सुन लो, है ना। अगर थोड़ा बहुत हमारी हेल्प कर दोगे तो समाज भी थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा, लोग याद करेंगे, है ना। केवल उल्टे पुल्टे काम के लिए याद करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो 50-50 कर लो आप, है ना, क्रैक जैक खेल लो थोड़ा सा। तो बोलते कि आप ऐसा करो, जो विडो रिमैरिज एक्ट है इसके ऊपर भी कुछ सुनवाई करो। तो इसके पास जो है ड्राफ्ट रखा था उन्होंने, लेकिन इसने पास नहीं किया था ये बिल, ये आप ध्यान रखिएगा। ड्राफ्ट जो है किसके पास गया था, वो डलहौजी के पास गया था, लेकिन इसको पास कौन करेगा, कैनिंग करेगा। ये गलती मत कर देना, वहां पे पेपर में पूछा क्या गया है, ड्राफ्ट किसके पास गया था, डलहौजी के, और पास कौन कर रहा है, कैनिंग कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और कौन लेके गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दो रेवोल्यूशनरी तो नहीं, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर इंपॉर्टेंट है। एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो विडो रिमैरिज से रिलेटेड है, और सती प्रथा से राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये दो। इसके अलावा आप देखिए कि पहली पैसेंजर ट्रेन, ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये पहली पैसेंजर ट्रेन है तो ऑब्वियस ही बात है पूछा ही जाएगा। ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने वाला आदमी यही था। 1853 में इसने बॉम्बे से थाने चलाई थी, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा पोस्टल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो पहली बार भारत में पोस्टल रिफॉर्म भी इस आदमी ने इस्तेमाल किए थे। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ये लेकर आया था, ठीक है। और अगर बोला जाएगा कि हिंदुस्तान का, मॉडर्न हिंदुस्तान का मेकर किसको बोला जाएगा, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो यही बोला जाएगा। बेसिकली ये बहुत सारे इनोवेशंस भी कर रहा था भारत के अंदर। हाँ, उसके पीछे मजे खुद के हैं। आप देखो, अगर ट्रेन चला भी दी तो आप ये मत समझो कि लोगों के बेनिफिट के लिए ज्यादा चलाई जा रही है। लोगों के बेनिफिट के लिए होगी तो होगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपने ही लक्ष्य साधे जा रहे हैं ना, अपना ही ट्रेड साधा जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह में जल्दी जल्दी चीजें ट्रांसपोर्ट हो पाए, है ना, ट्रेड के लिए ईजी हो जाए, असला बारूद के लिए ईजिली हो जाए, आपको उधर युद्ध छिड़ गया तो इधर से उधर जल्दी जाया जा सके, है ना। और आप देखो कि पोस्टल रिफॉर्म्स शुरू कर दिए, तार शुरू कर दिया, तार से जो है एक जगह पे दूसरी जगह पे संदेश भेजेंगे, जो कि अल्टीमेटली आप देखो कि सन 57 की क्रांति में जो है एक सेटबैक होगा उससे क्रिएट, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ की सेना को वहां का पता लग रहा है, वहां की सेना को यहाँ का पता लग रहा है, ब्रिटिश आर्मी को, है ना, तो वो तुरंत अपने तरीके से जो है चीजें रिफाइन कर सकती थी। वो एक बहुत बड़ा सेटबैक, तो अपने लिए ही कर रहे थे। ये मत सोचो कि हिंदुस्तान के लिए कर रहे थे, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे थे ये कुछ भी। आप ये बात ध्यान रखना दिमाग में कि कहीं सोचो कि अंग्रेज बहुत बढ़िया कर रहे थे हिंदुस्तान के लिए, अपने मतलब के लिए कर रहे थे, सीधी बात ये है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश एजुकेशन को ये लोग बहुत बढ़ावा दिया करते थे, तो इसी के टाइम में वुड्स एजुकेशन डिस्पैच आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854 का, जो कि मैग्ना कार्टा है पूरे के पूरे इंग्लिश एजुकेशन का, है ना, एक टर्निंग पॉइंट है, ये आप ध्यान रखना। वुड्स डिस्पैच एजुकेशन है, ये किसके टाइम का है, ये भी इसी आदमी के टाइम का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि 1853 का चार्टर एक्ट आता है भाई साहब, है ना। अब ये जो चार्टर एक्ट है ये इनडेफिनेट टाइम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बोल देता है कि भैया तुम यहाँ पे भारत के अंदर रहो, एक तरह से, है ना, कि तुम चलाते रहो अपना, करते रहो ट्रेड। पहले क्या होता था, यूजुअली जैसे 20 साल के लिए एक चार्टर दे दिया कि तुम 20 साल के लिए भाड़े पे यहाँ पे काम करो, है ना, ट्रेड करो। हो सकता था उसके बाद दूसरी किसी कंपनी को दे दिया जाए। एक्चुअली मैं रियलिटी बताऊं तो पहले कोई और ही कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, है ना, बाद में चेंज हुई है, मैं आपको सच बताऊं तो, है ना, शुरुआत में ही चेंज हो गई थी। तो ये जो है ब्रिटिशर जो वहां बैठे हैं ब्रिटेन में, उनके हाथ में था भाई कि एक कंपनी को ही तो भेज रहे हैं यहाँ, तो वो सेवाएं जो है दूसरी किसी कंपनी से भी ले सकते हैं ना। आज मोदी जी चाहे बोले कि नहीं नहीं मैं ये धंधा अडानी को नहीं अंबानी को दूंगा, तो देंगे तो देंगे। अभी देखो एलोन मस्क भारत के अंदर घुसने को फिर रहा है, कितने सारे धंधे तो अंबानी अडानी के वही चौपट कर जाएगा, अभी देखते जाओ तुम, है ना। चलो, तो इस तरीके से जो है चार्टर एक्ट 1853 आता है ना। तो इस टाइम तक जो है आप देखिए कि बहुत बहुत विरोध हो रहा है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे एक इसने कौन सी किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यहाँ लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ना, ये बहुत बड़ी एक टर्निंग पॉइंट थी, जो लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ कर दिया जिस चीज ने, है ना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो इसी आदमी ने जो है सबसे ज्यादा फैलाया। इसने बोला कि अगर
कोई भी आदमी, कोई भी राजा है ना, और वो राजा का कोई भी मेल बेटा नहीं है ना, मेल हायर नहीं है, मेल हायर नहीं है राजा का, तो उसका सारा का सारा राजपाट ये अपने में मिला लेंगे। मैंने बोला ना, इसने एनेक्सेशन का काम ज्यादा किया, हड़प नीति जिसको बोलते हैं ना, यही है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ही हड़प नीति है एक तरह से। तो इसने ये काम ज्यादा किया, तो इसने बोला कि हम सबको अपने अंडर ही मिला लेंगे। अब वो चीज से लोग खफा खाए हुए हैं ना। आप देखो कि जितने भी राजा महाराजा जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, वो अलग दुखी हैं कि भैया लड़की हुई तो नहीं, लड़की हुई तो भी मिला लेंगे अपने ही बीच में, यानी लड़का होना जरूरी है। एक तरह से आप सोचो कि कितने टाइम तक होगा ऐसा। अब सोचो कि कोई राजा है, वो राजा ही लुढ़क जाए, तो फिर राजा ही लुढ़क गया तो उसके बाद भी ले लेंगे। सोचो जो है इस चीज को, ये एक तरीका है एनेक्स करने का, है ना, यानी कि वो लोगों को ठंडा रखने का तरीका है कि अच्छा तुम्हारा बेटा है, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ ना राजा के लिए तो। लेकिन अल्टीमेटली देखो, अगर उसके बेटे का बेटा ना हुआ, बेटा ही लुढ़क गया, कुछ भी हो गया, फिर क्या करेगा वो राजा, है ना। राजा मान लो बुढ़ा हो गया 70 साल का है, और उसका बेटा मान लो कि 30-35 का है, सपोज करो, कितने का भी है ना, और वो लड़का लुढ़क गया। अब 70 साल का राजा का नया बेटा पैदा करेगा, नहीं कर सकता ना। सोचो इस चीज को। तो ये एक तरीका था इन लोगों का कि भैया किसी भी तरीके से हड़प नीति से जो है सारे का सारा राजपाट खुद अपने हाथ में लेना है। तो ये जो चीज है, ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई। आप देखिए कि जितने भी लोग सन 57 की क्रांति में राजा लड़े हैं, वो इसी कारण से लड़े हैं। ये आप ध्यान रखना, मैक्सिमम यही कारण रहा है राजाओं का। चलिए अब आप देखो कि टाइम आ रहा है लॉर्ड कैनिंग का, है ना, 1856 से 62 के बीच का इसका टाइम है। अब यहां पे खेल अगेन बदलने वाला है। खेल क्यों बदलने वाला है, इसके लिए आपको सन 57 की क्रांति में जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ऐसा कोई टीचर पहले मिल जाता तो सबकी जॉब लग जाती। नहीं, अभी भी तुम्हारी लग जाएगी, है ना, अभी भी लगेगी। बिल्कुल मौज लूटो तुम, मौज, है ना, टेंशन मत लो। अब ये टकलू आ जाता है। आप देखिए 56 से 62 के बीच में मैं लिख लोड रहा हूं लेकिन लोड लिखने का ही है, मेरे लिए है नहीं ये लोड, है टकला ही है। चलो, तो अब ये टकला जो है ना, ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये वर्ड मेरे ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। आप देखो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो, या जो मैंने बोला था ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, किसको बोला था मैंने, है ना, बेंटिक को बोला था। वो इंडिया क्या हो गया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया एक तरह से, ये समझ लो, है ना। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही सारा का सारा रूल चल रहा है। और मैंने आपको क्या बोला था, 3 चीजें बोली थी, इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनका तो सफाया कर दिया है लगभग, ठीक है, इनका सफाया कर दिया है। किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये तो प्राइवेट कंपनी है, एक कंपनी है ना, ये अपने सब भाड़े के टट्टू लेकर आ रखी है यहाँ पे, जो कि उनके इशारों पे चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखो कि क्या हो जाती है, सन 57 की क्रांति होती है, क्योंकि डलहौजी जो है सबको हड़प रहा है, तो लोग जो है खिलाफ हो गए हैं, है ना। और मंगल पांडे वाला विरोध का तो आपको पता ही है, वो सन 57 की क्रांति वाली वीडियो देख लेना। तो अब जो है ना, मैक्सिमम लोग जो हैं इनके खिलाफ हैं ब्रिटिशर्स के, और हल्ला बोल देते हैं। अब आप देखो कि इसी में ही बहादुर शाह जफर 1 जो बहादुर शाह जफर 2 जो है, बहादुर शाह 2, है ना, या फिर बहादुर शाह जफर कह लो, एक ही बात है, वो मेन हेड बन जाता है सबका, और बाकी सब सन 57 की क्रांति करते हैं, जिसको ये इजीली कुचल देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कहाँ पे कौन सी क्रांति हो रही है। तार के साथ संदेश भेज देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इन्होंने अच्छा कर लिया है, तुरंत अपनी सेना इधर से उधर भेज सकते हैं, यानी कुचल देते हैं। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि कौन उधर लड़ रहा है, कब इधर लड़ाई हो रही है, कुछ ना पता। कोई वेल प्लान स्ट्रक्चर तो था नहीं सन 57 की क्रांति का, इसीलिए उसको फ्रीडम का स्ट्रगल तो कोई नहीं बोलता, है ना, म्यूटिनी ही बोला जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था, है ना। बाद में हम देखिए कि कितने सारे स्ट्रगल हुए हैं, है ना, गांधी जी के टाइम पे कितने हुए हैं। तो उस टाइम पे देखो एक यूनिफाइड होता था, लेकिन यहाँ कोई यूनिटी नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए नहीं उसको बोला गया कि भैया ये फ्रीडम स्ट्रगल है। चलिए एनीवेज, अब यहां पे देखो कि जब सन 57 की क्रांति हो जाती है ना, तो ये बोलते हैं, एक बहुत खास चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि आज के बाद कोई भी मुगल एम्परर नहीं रहेगा। यानी इन्होंने बोला कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल एम्परर रहेगा, इसके बाद 9 मुगल एम्परर, है ना। इसने बोला, एक सेकेंड, इसने बोला कि जफर जो है लास्ट मुगल एम्परर। अच्छा, एक खास बात मैं और बता देता हूं आपको, अगर कोई पूछ ले, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जितने भी बच्चे देख रहे हो, यहां एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज मैं आपको पूछने जा रहा हूं, अगर कोई बच्चा उत्तर दे तो मजा आ जाएगा। आखिरी मुगल एम्परर रहेगा ये तो कैनिंग ने बोला, लेकिन रेड फोर्ट को आज के बाद कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना। जफर जो है आखिरी रूलर है जो रेड फोर्ट को इस्तेमाल करेगा। ऐसी बेइज्जती किसने की थी ये बता दो, है ना। ये कैनिंग ने नहीं किया। अब बता दो कि बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल एम्परर हु विल यूज द रेड फोर्ट। इसके बाद इनको बाहर निकाल दिया जाएगा रेड फोर्ट से, ब्रिटिश इंडिया इसको चलाएगी। वैसे भी वो लाल है, हमारी जर्सी का रंग लाल है, ये अपन का है। बताओ ये किसने बोला? ये मजा आ जाएगा अगर कोई बच्चा बता दे तो, है ना। उसका नाम मैं खुद लेना पसंद करूंगा यहाँ पे, जल्दी बताओ।
बिल्कुल। ये जो क्वेश्चन पूछा है वो बताओ, है ना। ये तो जफर आखरी है, मुगल एम्परर है, ये कैनिंग ने बोल दिया कि इन्होंने विरोध किया है, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर हम पे हमला कर रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी, है ना। उन्होंने सब खत्म ही कर दिया, मुगल एम्परर की पोस्ट को ही खत्म कर दिया, उसके बच्चों को मार दिया और इसको रंगून में भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया, है ना, एग्जाइल पे भेज दिया, वहीं पे लुढ़क गया ये। अब आप देखिए कि क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, पूरा का पूरा भारत ही अंग्रेजों के कब्जे में आ गया है, तो एक प्राइवेट कंपनी उसको कैसे रख सकती है। अभी तक तो भारत के शासक यूज हो रहे थे ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, लेकिन अब भारत के शासक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे हैं। अब कौन चलाएगा? तो कोई तो राजा चाहिए, राजा चाहिए तो किसके पास जाएंगे? ये सारा का सारा जो है राजपाट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये जो हम बोलते हैं ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश क्राउन को सारे का सारा पावर ट्रांसफर हुआ, वो यहीं से हुआ है। आरिफ एकदम बहुत बढ़िया, और राघव, आरिफ और राघव काबिल तारीफ है। डलहौजी ने बोला था कि रेड फोर्ट को आज के बाद और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, जफर के बाद सब खत्म, है ना, सबको बाहर निकाल देंगे, वो डलहौजी ने बोला था। ये पेपर में आ सकता है, मैंने बताया नहीं आपको, है ना, कई लोग कई बार नहीं भी कोई बताता है, तो मैंने बता दिया, अब आपको अब ध्यान रखना, है ना। तो देखो कि जब ऐसा होता है कि ब्रिटिश क्राउन को सारी की सारी पावर ट्रांसफर हो रही है, वो कब हो रही है? सन 57 की क्रांति के बाद हो रही है, क्योंकि इतना हुड़दंग मचा, तो अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमारी गवर्नमेंट सब संभालेगी, तो यहाँ भारत से सारी की सारी पावर जो है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ली, अपने हाथ से फिर सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी। ये आपको समझना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां से जो भी चार्टर एक्ट 1858 आ रहा है, उसके अंदर यही हो रहा है कि पावर ट्रांसफर हो रहा है ना, विक्टोरिया को जा रही है वहां पे सारी सारी पावर, और ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है इसको खत्म किया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोला है, नहीं बोला है, बात को ध्यान रखना, ये बहुत हेर फेर है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा? जल्दी से उत्तर दे दो मेरे को, है ना, कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन होगा। अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग उत्तर दे पाएंगे, गलत ही उत्तर देने वाले, है ना। मैं ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा हूं, है ना, ब्रिटिश इंडिया का आखिरी गवर्नर जनरल कौन होगा? जल्दी से उत्तर दो। बहुत लोगों ने बाद में उत्तर दिया है उसका, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हैं? कौन सा मजा चाहिए? मैं क्या यहाँ पे है बैले डांस करके दिखा दूं जो मजा आएगा? इतनी जरूरी क्लास चल रही है और इनको अलग मजे चाहिए हैं। क्या मैं यूं करके दिखा दूं, या मैं ये लाइटें ऑफ करके हैं यूं करके तुम्हें पढ़ा दूं, कुछ कर दूं ऐसा तुम्हारे लिए? बताओ मेरे को, है क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम मुझसे? चलो, तो फर्स्ट यहाँ पे जब ये खत्म होता है तो फर्स्ट वाइस रॉय यहाँ पे बेसिकली जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा के वाइस रॉय की पोस्ट बन जाती है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर फर्स्ट वाइस रॉय अगर कोई भारत का पूछ ले, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया पूछ ले या ब्रिटिश इंडिया पूछ ले, तो आप किसका नाम लेंगे? लॉर्ड कैनिंग का ही नाम लेंगे। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को पूछ ले तो भी लॉर्ड कैनिंग का नाम लेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बाद लगभग खत्म और ब्रिटिश क्राउन आ गया यहाँ पे पिक्चर में। कौन बोल रहा है डलहौजी अब इसका? मल्लिका शेरावत का डांस दिखाओ। हाँ, अब तुम्हें मल्लिका शेरावत बुढ़िया हो गई है, तुम्हारा टाइम है गुड़िया से खेलने का, तुम बुढ़िया से खेलो यार, क्या हो गया तुम्हें? टेस्ट चेंज होता जा रहा है लोगों का, बिल्कुल ही, मैं बता रहा हूं, हैं? अभी तुम्हारे चने चबाने का टाइम है और तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी सिप सिप करके पानी पीने की बातें कर रहे हो, क्या होगा तुम्हारा? चलो, अगर इनकम टैक्स किसी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया तो वो भी इसी आदमी ने किया है, इसी गंजे ने किया है, तो ये इस गंजे का नाम याद रखिएगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। आखिरी गवर्नर जनरल जो है राजा जी नहीं होंगे, माउंट बैटन होगा। राजा जी जो हैं वो डोमिनियन ऑफ इंडिया के हैं गवर्नर जनरल, आप समझो, वो डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल है ना, जिसमें जो है लगभग डोमिनियन स्टेटस भारत को मिल चुका है। वो ब्रिटिशर्स की तरफ से नहीं है आखिरी, समझना, ब्रिटिशर्स की तरफ से आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन है। वाइसरॉय की पोस्ट तो यहाँ पे आती है, लेकिन गवर्नर जनरल की खत्म नहीं हो रही है। गवर्नर जनरल का काम जो है आप समझिए कि उसको क्लर्क वाला काम दे दिया, उसको लिखित वाला काम सारे का सारा गवर्नर जनरल को शिफ्ट हो गया, लेकिन पावर जो है, पावरफुल वर्क जो वो वाइसरॉय को शिफ्ट हो गया, समझ गए? तो गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म नहीं की है, जो काम गवर्नर जनरल कर रहा था ना, लीड करने का, कमांडर वाला काम, वो वाइसरॉय को दे दिया है। लेकिन यहाँ गवर्नर जनरल बनते रहते थे, है ना, वो एक क्लैरिकल टाइप वर्क या फिर पैरेलली वर्क कर रहे थे, जो एक डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क है ना, वो आप समझ लीजिए। टकलू, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दोस्तों।
तो फर्स्ट वाइसरॉय जो है यही टकलू हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। और इसने जब इतनी हुड़दंग मचा तो इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हटा दिया ताकि जो है एक बार मामला ठंडा हो सके। अब अगला आता है लॉरेंस बिश्नोई साहब नहीं है भाई, जॉन लॉरेंस भाई है ना। तो 1864 से 68 के बीच में आ रहा है। इसी के टाइम में भूटान का वॉर हो रहा है 1865 में, है ना। और यहाँ पे जो है असम को और बंगाल को एनेक्स कर लिया जाता है। इसके अलावा नेटिव जुडिशियल सर्विस का जो काम कर रहा है वो भी यही आदमी बना रहा है। और कैनाल वर्क्स और रेलवेज को आगे फ्लरिश करने का काम भी इसने किया है ना। डलहौजी ने तो स्टार्ट किया था, इसने और आगे उसको वाइड स्प्रेड बढ़ाया है। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है हाई कोर्ट्स के बारे में, तो इसने जो है ना 3 जगह पे हाई कोर्ट खोली है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और यही 3 जगह ऐसी थी जो जिस पे ब्रिटिशर्स पूरा का पूरा राजपाट संभाले हुए थे, है ना। तो इसने जो है 1865 में ये खोली है 3 हाई कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखो कि अफगानिस्तान ने इन अंग्रेजों के बड़वों के नाक चने चबा रखे थे। आपको पता ही है पहले युद्ध में क्या हुआ था। तो इसने क्या सोचा कि भैया जैसी सिचुएशन है वैसी ही रहने देते हैं, अफगानिस्तान को कैप्चर करने की कोशिश इसने नहीं की। जबकि आप देखिए कि यहाँ बर्मा में, भूटान में इन्होंने हुड़दंग मचा रखा था, पूरे भारत को कब्जा कर लिया, बर्मा को कर लिया, भूटान को कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान में अभी तक नहीं घुसे। और वहां पर इन्होंने क्या बोला, हम करेंगे मास्टरली इन एक्टिविटी, यानी जो जैसा है वैसे ही रहने दो, यहाँ कोई एक्टिविटी मत करो, ठीक है। तो इसको मास्टरली इन एक्टिविटी बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए कि इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर किसकी टाइम पे बना तो इसी के टाइम पे बना, डेट्रिच ब्रैंडिस ने बनाया था 1864 में, लेकिन इसी के कार्यकाल में बना, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है इसमें। फिर आता है आपका मायो जो है, मायोनीज नहीं है ये, मायो है, 1869 से 72 के बीच में। इसने जो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भारत में की 1870 में। दूसरा, इसने स्टेट रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया। तीसरा, अगर कोई पूछ ले कि कौन सा ऐसा वाइसरॉय था जो अपने ही ऑफिस में मारा गया, है ना, तो एक्चुअली में एक व्यक्ति था शेर अली, जिसने आकर इसको वहां पे हड़का दिया अंडमान के अंदर, है ना, पोर्ट ब्लेयर के अंदर 1872 में। तो वहीं इसको ऑफिस में लुढ़का दिया। तो अगर कोई पूछ ले तो इसका नाम याद रखिएगा। एक पेपर में जो है ना लेटेस्ट में ही इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के अंदर फर्स्ट सेंसस इन इंडिया जो किसने करवाया, तो आप देखिए 1872 में इसी आदमी ने करवाया था पहली बार सेंसस। ये ऑफिशियल या वाइड स्प्रेड सेंसस नहीं था, एक नॉर्मल सा सेंसस, छोटा मोटा अब स्टार्ट इसने करवाया था, है ना। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो है वो कोई और करवाएगा, वो मैं आगे बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स जो है वो कौन बना रहा है। जैसे आपने देखा था ना कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर रहा था, वो भी क्या कर रहा था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना रहा था। वैसे ही इसने भी क्या किया, एग्रीकल्चर और कॉमर्स का डिपार्टमेंट बनाया था, ऐसे आप याद करेंगे। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसी ने स्टार्ट किया था, ठीक है दोस्तों। मायो का काम हो गया, मायोनीज का। ये आया है एक सबसे बड़ा अजीब आदमी, जिसको बोलेंगे एकदम भोंदू टाइप का, है ना। भोंदू तो क्या, ये आदमी है तो राइटर था, मैं आपको सही सही बताऊं, लेकिन राइटर होने के बावजूद इसको पता नहीं गवर्नमेंट ने कैसे अपॉइंट कर दिया, क्योंकि ये किताबी आदमी था थोड़ा सा, है ना। तो ये अलग ही ख्यालों में खोया होता, तो इसका अलग चीज चल रही थी, है ना। पता नहीं ये शायद अपना किताबी ज्ञान ज़्यादा झाड़ने में लगा हुआ था। तो इसने क्या किया, इसके टाइम में सबसे ज़्यादा वेल्थ ड्रेन की पॉसिबिलिटी भारत के अंदर हुई। सबसे पैसा जो ज़्यादा है इसी ने भारत से इंग्लैंड भेजा था, आप ये समझो, है ना। ऐसे लुटा रहा था जैसे पता नहीं इसके बाप दादा छोड़ गए हो, है ना। तो भारत का पैसा ऐसे भेज रहा था उधर पूरा पानी की तरह। उसके अलावा आप देखिए कि रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 का जो हुआ है वो भी इसी के टाइम पे हुआ। एक्चुअली इसने क्या किया था, पहला दिल्ली दरबार जो है इसी ने चलाया था 1878 के अराउंड में। फर्स्ट दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। उसके बाद सेकंड वाला कौन चलाएगा, आई थिंक कर्जन चला रहा है ना। तो अभी के लिए आप समझ लो कि इसने फर्स्ट दिल्ली दरबार चलाया था, जिसमें इसने जो है क्या किया था, 2-3 दिल्ली दरबार है, सीधा सीधा आपको वो चीज़ ध्यान रखनी, माइंड में रखनी है ना। तो किसको प्रोक्लेम कर रहा है, अपनी महारानी क्वीन विक्टोरिया को प्रोक्लेम कर रहा है कि भैया ये जो है आज से भारत की महारानी है। बताओ, इसको कोई जानता नहीं भारतीय है, भारतीय लोग तो बोल भी नहीं पाते होंगे कि विक्टोरिया है कौन भाई। तो ये जो है उसको वहाँ की महारानी बना रहा है ना, और साथ में उसको कैसरे हिंद दे रहा है। तो चलिए एनीवेज क्या कर सकते हैं, इनका राजपाट है, जो करना चाहे, जिस राजा का टाइम था उसने अपने अपने हिसाब से अपने अपने शौक पूरे किए, और क्या हो सकता है। फिर आर्म्स एक्ट जो है 1878 का, ये इसने मैंडेटरी कर दिया भारतीयों के लिए कि भारतीय लोग गन्स रखेंगे तो हमारी परमिशन से रखेंगे, हमसे लाइसेंस लेकर रखेंगे, ऐसे नहीं रख सकते, नहीं तो पकड़ लिया जाएगा। उसके अलावा आप देखो ये इतना दुष्ट आदमी है, इसने जो है 21 साल की सिविल सर्विसेज की एज होती थी ना, आप देखो 21 साल होती थी, इस घटिया इंसान ने उसको 19 साल कर दिया। बताओ, अभी दूध पीते बच्चे यार भारत के अंदर कहाँ हैं इतने लोग एजुकेटेड, बट भारतीय ना कोई घुस जाए इसके अंदर। भाई साहब 19 साल कर रहे हैं, क्यों कहते हैं 19 साल की उम्र में आओ अगर तुम्हें सिविल सर्वेंट बनना है, उसके बाद नहीं बनने दूंगा। ये अलग ही चल रहा है भाई साहब, अलग चल रहा है ना। और ये मैक्सिमम एज बोल रहा हूं मैं, मिनिमम नहीं बोल रहा हूं। कई कुछ लोग सोच रहे हो कि मिनिमम बोल रहा हूं। आप मेरे को रोहित भाई 7009754930 पे एक बारी मैसेज कर देना, फिर बताता हूं, है ना।
अच्छा, थाईलैंड में जाने के लिए पैसा लेता था। ये तो भैया यहीं भारत में थाईलैंड में आके बैठे थे दुष्ट, इनका क्या ही था यार, क्या बोले, है ना। जिन्होंने किया, जितने तसीहे भारत के लोगों ने भैया झेले हैं ना, आप मत ही पूछो, है ना। कितने सालों तक, मैं तो कह रहा हूँ, है ना, 800-900 सालों तक बेचारे भारत के लोग गुलाम ही रहे हैं यार। कभी किसी का तसीहे झेल रहे हैं, कभी किसी के तसीहे झेल रहे हैं। मतलब कैसे, सोचो, हम तो बहुत अच्छे टाइम में पैदा हुए, नहीं तो इन दुष्टों के टाइम में पैदा होते तो क्या होता। हम तो खुल के कुछ बोल भी ना पाते। आज तो देखो, जिसको मर्जी मुंह से जो मर्जी निकाल देता है ना, नेताओं की ऐसी की तैसी कर देता है। पहले कहाँ कर पाते थे लोग, है ना। तो ये हो गया, इसने एक दुष्टता भरा काम किया। एक इसने जो है प्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस लगा दी, है ना, कि कोई प्रेस वाला इनके खिलाफ कुछ लिख ही नहीं सकता। ये अलग चल रहा था भाई साहब, है ना। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वाला भी एक आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी वजह से इसका इतना विरोध हुआ। इसको तो भैया जूते निकालने को, मारने को फिर रहे थे लोग, कि कहीं मिल जाए बस गंजा कर देंगे इसको मार मार के, ठीक है। और उसी वर्नैकुलर एक्ट को जो है रिपील करने का काम कौन करता है 1882 में, वो ये कर रहा है रिपन, ठीक है। ये एक आप दयालु टाइप का मान लीजिए, है ना, बहुत दयालु इसको बोला गया है। जितना दुष्ट पिछले वाला था, लिटन था, उससे कहीं ज्यादा दयालु रिपन था, ये आप समझ सकते हैं ना। तो इसने बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें की जो ब्रिटिशर्स के लोगों को चुभ रही थी। अभी मैं बताऊंगा आपने क्या क्या की। इसने एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई, देखिए, है ना। अब तो आज की डेट में पंजाब यूनिवर्सिटी PA लिखा है मैंने, तो ये पाकिस्तान में रह गई है। और अभी जो है चंडीगढ़ में, अगर आप देखेंगे तो चंडीगढ़ में भी है एक पंजाब यूनिवर्सिटी, उसी की झलक है ना, यहाँ पे भारत के अंदर भी। तो ये इसी ने बनवाई थी, रिपन ने। और इसके बारे में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ये है, अभी मैंने देखो कि मायो के टाइम में एक इलेक्शन सेंसस के बारे में बताया था, तो इसने जो है ऑफिशियल सेंसस करवाया था। पहला सिंक्रोनाइज्ड ऑफिशियल सेंसस रिपन ने करवाया था। मायो ने सिर्फ पहला करवाया था, वो उतना वाइड स्केल स्प्रेड नहीं था और ना ही वो कोई सिंक्रोनाइज था, वो केवल एक डेमो टाइप मान लीजिए। लेकिन मेजर अगर किसी ने ऑफिशियली करवाया है पहले, तो वो रिपन ने करवाया है। ये आप ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बहुत दाव पेच है आज के सेशन में, बहुत टेढ़ा सेशन है आज का, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा हंसी मजाक भी नहीं कर पा रहा हूं कि मैं ही अगर कुछ गलत बता गया तो फिर आप मेरे सर पे चढ़ोगे कि सर आपने तो उल्टा सुल्टा बता दिया था, है ना। बहुत उल्टी पुल्टी चीजें चल रही हैं आज के सेशन में, तो ध्यान रखना, दाव पेच है बहुत उल्टे पुल्टे, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि इसने जो किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रपोजल पास किया, ये एक टर्निंग पॉइंट था अपने आप में। आज आप हमारे संविधान के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटी देखते हो, पंचायत देखते हो, वो इसी की उपज थी। इसने बोला कि भैया लोकल लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और इतने छोटे छोटे मुद्दों को हमारे यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों लेके आया जा रहा है, तो सीधा वहाँ पे लोकली ही सोल्व हो जाए, है ना। और लोग जो है एक गवर्नमेंट में इन्वॉल्व रहेंगे। और इसका एक्चुअली ब्रिटिशर को फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आप सोचो कि आप अपने ही गाँव में ये सीख गए कि किसको आपको माई बाप बोलना है ना, तो सोचो कि अगर ब्रिटिशर आएगा तो आप क्या बोलोगे, है ना। यही बोला जाएगा ना कि तुम्हारे गांव के हेड का भी हेड आया है ना, तो बाप का भी बाप आ जाएगा, तो सोचो उसके सामने तो लोग नतमस्तक ही हो जाएंगे। यानी लोगों को के अंदर एक सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने के लिए कि भैया तुम्हारा राजा कौन है और तुम्हें कैसा बिहेव करना है उसके सामने, ये भी फायदा मिल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया चीज इसने अपने आप में की। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल चीज इसके टाइम पे अगर हुई तो इल्बर्ट बिल हुआ। अब आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ, कौन कह रहा था कि मजे लेने हैं थोड़े से, हाँ इनोसेंट है इनकी शक्ल है बहुत, है मेरा बोला। अब मैं बताता हूँ इल्बर्ट बिल का खेल। ये शायद आपको थोड़ा सा एक अजीब सी सिचुएशन लगी कि ये क्या खेल हो गया। आप देखो कि इससे पहले, इसके आने से पहले क्या होता था कि कोर्ट में जैसे मान लो कि अगर कोई यूरोपियन है, यूरोपियन, ठीक है, तो आप देखो कि इसका जो ट्रायल होगा ना, इसने कुछ भी पंगा कर दिया, कोई भ्रष्टाचार कर दिया। मैक्सिमम यूरोपियन लोग जितने भी आप ब्रिटिशर वगैरह देख रहे थे, सब भ्रष्ट थे यहाँ पे, है ना। ये अपने ही जेबें भर रहे थे, ये अपनी नेशन के तो जो कर रहे थे थोड़ा बहुत कर रहे थे, अपनी भी जेबें भर रहे थे ये लोग, है ना, खुद भी अमीर हो रहे थे। वही जैसे करप्शन वाली बात होगी वैसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारे केसेस करप्शन के चलते थे। तो होता क्या था कि यहाँ जो जज है ना, वो यूरोपियन जज ही होता था जो इनको ट्रायल करता था, यूरोपियंस को, ठीक है। यानी कि कोई भी भारतीय जज जो है ना, क्योंकि इस टाइम तक भारतीय लोग भी बहुत सारे जज बन चुके थे, है ना, तो भारतीय जज कभी भी यूरोपियंस को ट्रायल नहीं कर सकता था, यानी उनको फैसला नहीं सुना सकता था। लेकिन इसने आके क्या बोला, इसने बोला कि नहीं नहीं, अब जो इंडियन वाला जज है ना, वो भी यूरोपियंस को फैसला सुना सकता है। यहाँ खेला हो गया भाई साहब, ये तो बड़ा कलेश मच गया, यूरोपियन सारे इसके अगेंस्ट चल रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। हम इस काले पीले आदमी से थोड़ी अब केस सुनेंगे। बेसिकली एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स दे रहे थे, है ना, क्योंकि इंडियंस को जो है उतना रेपुटेड समझा ही नहीं जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इतने टाइमों से कुचलते आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि एक इंडियन कैसे हमें ऐसा कर देगा। और सोचो इंडियन आदमी तो खुंदक मिटाएगा कितने दिनों की है, वो तो पैसे भी नहीं खाएगा। यहाँ तो यूरोपियन को पैसे खिला के जैसे तैसे करके और बच जाएंगे, लेकिन यहाँ इंडियन को पैसे खिलाएंगे और उसने नहीं खाए, ईमानदार देशभक्त निकला, तो इनकी
फाड़ के रख देगा बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ऐसे इनके ट्रायल चलेंगे कि ये दिखाई नहीं देंगे कहीं। तो बहुत कलेश मचा इस चीज़ में, पर फाइनली मामला सल्टा कहाँ पे, सेटल डाउन कहाँ हुआ कि इन्होंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं कि 50% इंडियन और 50% जो यूरोपियन रख लेंगे केस में, बेंच में, है ना। तो यानी कि अगर 4 लोग हैं मान लो, तो ये 2 जो हैं, ये 2 तो हो जाएंगे यूरोपियन और ये 2 जो हैं इंडियन हो सकते हैं। मतलब उन्होंने बोल दिया ऐसा, है ना, कि मिनिमम जो है 50% यूरोपियन होने जरूरी हैं। यानी कि अगर 4 हैं तो 2 यूरोपियन होने जज जरूरी हैं, 4 लोग अगर फैसला सुना रहे हैं, और 3 यूरोपियन भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 3 इंडियन हो जाएं और 1 यूरोपियन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो बात फिर वही होगी, फिर तो इंडियन वाले की मेजोरिटी होगी, है ना। तो ये था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये आप ध्यान रखना। फिर फेमाइन कोड का कि फेमाइंस भारत के अंदर आते हैं, उसके लिए बहुत सारे जो है इसने सिस्टम्स क्रिएट किए, तो वो भी इसी को जाता है पूरे का पूरा श्रेय। इसके अलावा हंटर कमीशन जो है एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लाने का, वो भी रिपन को जा रहा है, जिसमें इसने क्या किया, एक अच्छा काम किया कि जो 19 साल देखो उसने कर दी थी पहले वालों ने, डलहौजी ने, है ना, फिर धीरे धीरे कईयों ने आके 18 भी कर दी, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पे जो है इसने क्या किया, 18 से बढ़ा के 21 साल कर दी एज को जो है सिविल सर्विसेज के अंदर। अच्छा वो लिटन ने की थी ना, है ना, 19 वाली, तो इसने जो है 21 कर दी वापस से, कि 21 साल के जो तक के लोग जो हैं वो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा इसने सिस्टम ठीक किया, क्योंकि बहुत सारे लोग त्रस्त थे टैक्सीज से, लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी से, वो भी इसने ठीक करने की कोशिश की, जो कर सकता था वो उसने किया। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी हम्बलनेस आ चुकी थी इस टाइम तक। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोल रहे हैं कि सर क्लास करने के बाद आपकी बुक पढ़ लेती हूँ तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, होगा ही याद, क्योंकि मैं इस तरीके से ही आपको बता रहा हूँ। और जो दाव पेच है ना, आप खुद पढ़ेंगे ना, जैसे कोई बच्चा पीडीएफ पढ़ता है, जरा पीडीएफ से दाव पेच कभी भी नहीं आप सीख सकते हो, वो बहुत मुश्किल है दाव पेच सीखना, है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप देखिए कि उन्हीं से गलतियाँ हो जाती हैं, जबकि मैं वो चीज़ें क्लास में कवर करता जा रहा हूँ तो उससे गलती नहीं होगी कभी भी, और जब बुक पढ़ोगे तो बहुत फास्ट स्पीड में पढ़ोगे। चलिए, इसके अलावा आप देखिए कि लॉर्ड डफरिन आता है 1884 से 1888 के बीच में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर अगर बोला जाएगा तो डफरिन के टाइम में ही, है ना। आप देखो कि जो दादा भाई नौरोजी वगैरह ये सब मिलके कर रहे हैं, वो हम आईएनसी में पढ़ेंगे, लेकिन एओ ह्यूम को ले रहे हैं, तो किससे परमिशन ले रहे हैं, इसी से ले रहे हैं, डफरिन से ही। और एओ ह्यूम को रखने का यही मतलब था कि भैया ब्रिटिशर को किसी को रखना पड़ेगा, ताकि ये ना हो कि कल को कांग्रेस को ये वापस से कुचल दें, है ना, फिर कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो भारतीयों की पार्टी खत्म करो। लेकिन उन्होंने क्या रखा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर एक ब्रिटिश को रखा, जिसकी वजह से ये एक हो गया कि हाँ हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिशर्स की है ना। तो जो काम ब्रिटिशर ने हमारे साथ किया, यही जो है हमारे भारतीयों ने इनके साथ किया, कांग्रेस को बना के, एक तरह से ये समझ लीजिए, जो अल्टीमेटली इनके लिए एक अभिशाप ही साबित हुई थी आगे चल के। फिर आप देखिए कि जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है वो 1885 को, वो भी इसी के टाइम में आया। और तीसरा बर्मीज वॉर जो है, जिसमें पूरा का पूरा बर्मा को ही इसने एनेक्स कर लिया था, है ना, और रंगून को उसकी कैपिटल बना दिया था। ये वही रंगून है जहां पे बहादुर शाह जफर को एग्जाइल किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ये 1886 में इसको कैपिटल बना देता है रंगून को, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अब आता है कर्जन। कर्जन को बंगाली लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो बंगाल को पार्टीशन करने का काम किया है ना, एक तरफ पूरे मुस्लिम कर दिया, एक तरफ हिंदू कर दिया, पूरे का पूरे, ये पार्टीशन का काम जो किया, ये सबसे पहला घटिया काम जो है कर्जन ने ही किया था, ये आप ध्यान रखना, है ना। और इसने जो है इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट भी छापा 1899 में, अगर कोई पूछ ले। और इसके अलावा इसका मेजर काम है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ये इसने स्टार्ट किया। इसके अलावा आप देखो कि स्वदेशी मूवमेंट जो है ना, तो स्वदेशी मूवमेंट लाल बाल पाल ने स्टार्ट की थी, कि बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिशर्स की चीज़ों का, कि इनकी जो चीज़ें हैं ये कोई भी यूज़ ना करे, ना ही इनके ऑर्डर्स को फॉलो करे, अपनी ही भारतीय चीज़ें यूज़ करें। तो जब इनका व्यापार ही नहीं होगा भारत के अंदर तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप था। लेकिन आप देखिए कि भारतीय लोगों के पास पैसे ही नहीं थे इतने यार। मशीन के बने कपड़े अगर आएंगे तो वो मान लो कि बहुत सस्ते में, आज मान लो कि आपको 100 रुपये का एक स्वेटर मिले, है ना, और वहीं पर आप सोचो कि जो भारत का अगर कारीगर बना रहा है वही स्वेटर 1000 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि उसकी तो मेहनत लगी है। तो आप 1000 वाले लोगे कि 100 वाले लोगे, वही कॉमन सी सेंस है ना। तो ये मूवमेंट्स चलती थी, फिर बंद हो जाती थी, क्योंकि लोग कितना झेलेंगे यार, नहीं कर पाते थे लोग इतना हैंडल, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, लाल बाल पाल और औरोबिंदो घोष ने मिलकर ये स्टार्ट की थी इसी के ड्यूरेशन में। इसके अलावा जो मुंडा रिबेलियन है, जिसमें बिरसा मुंडा साहब ने जो लीड किया था, वो भी इसी के टाइम हुआ है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 जो, वो भी इसी के टाइम पे ही हुआ है। और एक दिल्ली दरबार इसके टाइम में हुआ है, वो आप ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा भी होगा कहीं दिल्ली दरबार, अच्छा इसके में नहीं लिखा है क्या, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके में भी हुआ है सेकंड वाला।
चलिए अब अगला आता है लॉर्ड मिंटो 2, 1905 से 1910 के बीच का इसका टाइम है। और जमशेदजी टाटा नसरवंजी जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं टिस्को। आज की डेट में आप टिस्को देखते हैं, है ना, तो वो ये जो टाटा फैमिली पूरी की पूरी है ना, इसको स्टार्ट ही जमशेदजी नसरवंजी टाटा ने किया था, तो ये वही टाटा है, ठीक है, उन्हीं के पूर्वज हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर एक्ट 1908 इसने पास किया है। फिर आप देखिए कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है वो भी इसी के ड्यूरेशन में ही हो रही है। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। रियल फाउंडर तो हम जिन्ना को बोलते हैं, लेकिन जिन्ना ने स्टार्ट नहीं की थी मुस्लिम लीग, है ना, वो हम अलग से भी पढ़ेंगे। ये आगा खान 3 और ख्वाजा सलीमुल्लाह ने स्टार्ट की थी मुस्लिम लीग 1906 के अंदर, ठीक है भाई। इसके अलावा फाउंडेशन स्टोन अगर देखा जाए विक्टोरिया मेमोरियल का, वो भी इसी के टाइम पे रखा गया। और कांग्रेस का स्प्लिट जो है 1907 का, जिसमें हम पढ़ते हैं कि चप्पल जूते टमाटर सब चले थे, है ना, तो वो जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आपस में भिड़ गए थे, वो सारा मैं पढ़ाऊंगा आपको, अलग टाइमलाइन में पढ़ाऊंगा, तो वो सारा भी इसी ड्यूरेशन में हुआ है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का जो है, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, वो भी इस टाइम पे ही हुआ है। ऑब्वियस बात है कि मिंटो के टाइम पे ही होगा। फिर आप देखिए कि जिसमें आपने देखा कि कम्युनल इलेक्टोरेट हो रहे थे, है ना, कि कम्युनिटी के आधार पे जो है वहाँ पे इलेक्शंस हो जाएंगे या फिर इलेक्टोरेट हो जाएंगे कि अच्छा इनको जो है यहाँ पे यही आदमी खड़ा हो सकता है, केवल इसी जात का आदमी खड़ा हो सकता है, इसी कम्युनिटी का हो सकता है। तो ये बड़ा दिक्कत हो गई थी पैदा, है ना, तो ये इसने करवा दिया। फिर इसके अलावा इंडियन प्रेस एक्ट 1910 इसने पास कराया। स्वदेशी मूवमेंट जो है इसी के ड्यूरेशन में हुई थी, चल रही थी, मतलब क्योंकि एक मूवमेंट एक दिन नहीं चलती थी ना, कुछ साल तक चलती रहती थी। फिर आप देखिए आता है लॉर्ड हार्डिंग 2। अब देखो कि कर्जन के टाइम में सेकंड दिल्ली दरबार तक था, अब तीसरा दिल्ली दरबार आ गया, ये रहा थर्ड दिल्ली दरबार 1911 के अंदर, है ना। और यहाँ पे देखो कि ये बोलता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस बुला लेता है ना, मतलब कि खत्म कर देता है कि हाँ हम बंगाल को पार्टीशन नहीं कर रहे, लेकिन हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। आप देखिए यहाँ पे एन्यूलमेंट तो कर रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल की, कौन, किंग जॉर्ज 5, जिसको दिल्ली दरबार में बुलाता है, लेकिन साथ के साथ क्या कर रहा है, कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर रहा है अपनी कैपिटल। इनकी तो और अलग ही हसरतें चल रही हैं भाई साहब, है ना, कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर रहा है भाई, मजे मार रहे हैं। ये 1911 में हो रहा है ये, ठीक है। और यहाँ कौन आता है, किंग जॉर्ज 5 आता है, उसका कोरोनेशन किया जाता है, पूरा फुल ऑन यहाँ पे अलग सिस्टम चल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि जहाँ बंगाल की पार्टीशन को वापस लिया जाता है, वहीं पे साथ के साथ देखो क्या कर रहा है, फिर से उसमें क्या कर रहा है, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है। जबकि आप देखिए कि उस टाइम का तो लगभग बिहार भी बंगाल का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या कर रहा है, बिहार और उड़ीसा को भी अलग अलग यहाँ पे कर देता है। बहुत तेज खिलाड़ी है, इनको पता है कि अगर अलग अलग कर दिया तो इनको बंटवारा कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाती है उस चीज़ में। और वर्ल्ड वॉर भी इसी टाइम पे ही चल रहा है 1914 से 1918 के बीच में, जिसमें कि बहुत सारे भारतीयों से अपील की जाती है कि आप जो है वर्ल्ड वॉर में भाग लीजिए और हमारी मदद कीजिए, और करते भी हैं बहुत सारे लोग, है ना। पंजाब के ही कितने लोग जो है रंगरूट बन के यार अपनी जान पे खेल के, बेगाने युद्ध हैं, युद्ध भी भारतीयों का नहीं है और मरने के लिए भी भारतीय जा रहे हैं। पंजाब के ही कितने लोग चले गए हैं ना मरने के लिए, आप देखिए। दिलजीत की एक मूवी भी है इसके ऊपर, रंगरूट, सज्जन सिंह रंगरूट, देख लेना वो। फिर इसके अलावा कोमागाटा मारू इंसिडेंट होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, अभी नहीं बढ़ा रहा, है ना। कनाडा को एक शिप जा रहा है तो वो सब बताऊंगा, अभी नहीं यहाँ पे बता रहा है ना, बाबा गुरदित वाला है ये। तो अभी के लिए समझ लो कि कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914 का होता है इसी के टाइम पे। मैकमोहन की जो बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, वो भी इसी के टाइम पे होती है। गदर म्यूटिनी जो है वो हमें यहाँ पे 1915 वाली गदर जो है देखने को मिलती है। फिर महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत में आ रहे हैं 1915 के अंदर, है ना, हमें पता है। तो वो भी इसी के टाइम में हो रहा है, क्योंकि ड्यूरेशन देखो ना इसकी, इस टाइम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो मैं सारी की सारी आपको बता रहा हूँ। फिर हिंदू महासभा के फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय, है ना। और यही हिंदू महासभा का आगे चल के लीड कौन कर रहे होते हैं, वीर सावरकर करते हैं ना। मतलब कि ये वही हिंदू सभा है ना, वीर सावरकर वाली है, तो वो समझ लेना। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको BHU के नाम से आप जानते हैं, वो भी इसी के ड्यूरेशन में बनती है। अब आता है कैम्प्सफोर्ड। कैम्प्सफोर्ड का 1916 से 1921 के बीच में टाइम है। और यहाँ ये मैं इवेंट्स इसीलिए बता रहा हूँ कि कोई आपको ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करके भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं सारे के सारे इवेंट बता रहा हूँ। अदरवाइज टाइमलाइन में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये सारे यहाँ नहीं कर सकता, है ना। हाँ, सब मोह माया ठीक है भाई, मोह माया ही तो है सब कुछ। चलो, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया होम रूल मूवमेंट है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये देखो होम रूल मूवमेंट 1916 वाली इसी ड्यूरेशन में हो रही है ना। इसके अलावा आप देखो कि मोन्टेग अगस्त डिक्लेरेशन 1917 की इसके टाइम पे हो रही है। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी करते हैं चंपारण के अंदर, बिहार के अंदर, वो भी हो रहा है। लखनऊ पैक्ट, जिसमें सब वापस मिल जाते हैं ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, मॉडरेस्ट हैं, वो भी आपस में मिल जाएंगे। फिर मुस्लिम लीग भी इनके साथ सुलह कर लेगी और सब एक साथ हो जाएंगे इस पूरे की पूरी लड़ाई में। फिर इसके अलावा जलियांवाला बाग मैसेकर, जनरल ओडवर्ड डायर जो है इतना गंद मचाता है पंजाब के अंदर, जलियांवाला बाग में, अमृतसर गोल्डन टेम्पल के पास ही है ना। तो वो देखो 1919 इसके बीच में ही आना, तो उसी के बीच में हो रहा है ये हो गया।
फिर आप देखिए कि लॉर्ड रीडिंग आता है 1921 से 1926 के बीच में। ये क्या कहता है, रिपील कर देता है प्रेस एक्ट 1910 का, है ना। तो पहले जो प्रेस एक्ट 1910 लॉन्च किया गया था, अब ये रिपील ही कर देता है कि खत्म कर देता है। और ये क्या करता है, रॉलेट एक्ट 1919 को भी रिपील कर लेता है ना, जिसके अंदर क्या था कि कहीं पे भी 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते और बिना कोई दलील के, बिना वकील के सीधा सीधा लोगों को अंदर किया जा रहा था, है ना। और इवन जनरल डायर ने तो क्राउलिंग एक्ट पास कर दिया था कि कोई भी निकलेगा गली से तो यूं रेंग रेंग के निकलेगा। वो सब चीज़ों को ये खत्म करता है आके, ठीक है। फिर इसके बाद काकोरी रॉबरी कांड होता है 1925 का, है ना। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा पूरी की पूरी कि कैसे ट्रेन को लूटा जाता है, क्या होता है, कैसे किन किन लोगों को फांसी दी जाती है, लेकिन होता इसी के कार्यकाल में है। फिर आप देखिए कि चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है, जो गांधी जी की इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही होती है, वो सारी की सारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मलियामेट यहीं से होता है, वो वापस लेते हैं। तो चौरी चौरा इंसिडेंट और मोपला रिबेलियन जो केरला में होता है, इसी ड्यूरेशन में है, इसी के में। इसके अलावा रेलवे बजट को एक सेपरेट बजट के तौर पे ट्रीट किया गया, मेन बजट में नहीं रखा गया, रेलवे को अलग से बजट दे दिया गया था, वो इसके टाइम पे हुआ और ये 2016 तक पूरा का पूरा कल्चर चलता रहा। इसके अलावा आप देखिए कि डिसाइड किया इसने होल्ड करने के लिए आईसीएस एग्जाम, मतलब कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम केवल लंदन में नहीं होंगे, अब दिल्ली में भी होंगे एक तरह से, तो दोनों में साइमल्टेनियसली होंगे, ये इसने स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया काम। इसके बाद इरविन आता है। इरविन से कैसे लोग कनेक्ट करते हैं, देखिए कि इरविन के ही टाइम में, देखिए गांधी जो बात कर रहे, गांधी इरविन पैक्ट आप याद कीजिए, है ना, जिसमें कि गांधी जी के ऊपर बार बार इल्जाम लगता है कि भगत सिंह की फांसी वो रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एफर्ट नहीं किया, वो यही वाला इरविन है ना। तो गांधी इरविन पैक्ट इसी के टाइम का है। और जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी होती है, वो भी इसी टाइम पे होती है। टाइमलाइन में मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि इस आदमी के ही टाइम पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो दांडी मार्च है 1930 में हो रही है, और ये देखो कि 1926 से 31 में रह रहा है, तो दांडी मार्च भी इसी टाइम पे ही हो रही है। और गांधी इरविन पैक्ट में यही डिसाइड होता है कि आप जो ये पूरी की पूरी दांडी मार्च कर रहे हैं, इसको वापस ले लेंगे, ये एक मेजर चीज़ थी। इसके अलावा लाला लाजपत राय की डेथ जो 1928 में हो रही है, वो भी इसके ड्यूरेशन में हो रही है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस 1928 में बन रही है। फिर जिन्ना अपने 14 पॉइंट रखते हैं, वो सारा का सारा इसी टाइम पर हो रहा है। और अगर आपको याद हो लाहौर सेशन, जिसमें नेहरू जी पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, वो 1929 का सेशन याद हो, है ना, तो वो भी इसी ड्यूरेशन में हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें। फिर धरसाना सत्याग्रह जो है 1930 का, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारा का सारे इवेंट जो है इस इरविन के टाइम पे हो रहे हैं। बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, ये आप देख लीजिए, है ना। फिर आता है वेलिंगटन 1931 से 36 के बीच में। टेक सिविल इंजीनियरिंग एक बारी व्हाट्सएप कर देना, है ना, एक बारी व्हाट्सएप कर देना। कोमागाटा मारू एक शिप इंसिडेंट है, उसके बारे में मैं टाइमलाइन में बता दूंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, वो लंबा इंसिडेंट है, फिर समझाना पड़ेगा और फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अभी क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, है ना, मैं फटाफट से क्वेश्चंस पे आना चाह रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे आज फिर, ठीक है दोस्त। अगला है लॉर्ड वेलिंगटन, 1931 से 1936 का टाइम है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेलिंगटन के टाइम की है 1931 में। आप देखिए कि अनाउंसमेंट जो होती है कम्युनल अवार्ड की, आराम से मैकडोनल्ड जो है 1932 में कम्युनल अवार्ड कर देते हैं। कम्युनल अवार्ड का वही मतलब मैंने बोला ना कि एक जगह पे जैसे मान लो कि मुस्लिम्स ही हैं या एक जगह पे दलित ही हैं, तो बोलेंगे कि यही लोग खड़े होंगे यहाँ पे, अच्छा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल मुस्लिम ही खड़े होंगे, इससे केवल सिख खड़े होंगे, इससे केवल हिंदू खड़े होंगे, ये ऐसा सिस्टम हो जाता है। इसके अलावा पूना पैक्ट होता है जब गांधी जी यरवदा जेल में होते हैं। तो अब देखिए कि BR अम्बेडकर की और गांधी जी की बहुत बहस हो चुकी है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, क्योंकि उसमें गांधी जी गए थे और वहाँ BR अम्बेडकर साहब अलग से अपने लिए वो मांग रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे, गांधी जी भिड़ रहे थे, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। अल्टीमेटली मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आकर, है ना, तो BR अम्बेडकर, क्योंकि गांधी जी तो इस टाइम पे यरवदा जेल में है, वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मानते नहीं है, तो वापस से ब्रिटिशर्स उनको जेल में डाल देते हैं। तो जेल में होते हैं, तो उस टाइम पे मदन मोहन मालवीय गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करते हैं और एक पैक्ट साइन करते हैं जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट, है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 का, वो भी इसी ड्यूरेशन में हो रहा है। पाकिस्तान की डिक्लेरेशन की बात और पाकिस्तान बनाना चाहिए, इस वाली पूरी की पूरी कहानी जो रहमत अली स्टार्ट करते हैं 1933 में, वो भी इसी ड्यूरेशन में है, इसी आदमी की, है ना। फिर बर्मा जो है वो भारत से सेपरेट हो जाता है 1935 में, ये भी वेलिंगटन के टाइम की बात है। और ऑल इंडिया किसान सभा बनती है वेलिंगटन के ही टाइम में। फिर आता है लिनलिथगो 1936 से 1944 के बीच में। अब ये जो है पहले जनरल इलेक्शन भारत में करवाता है, ये इनके बारे में मैं लंबी कहानी बताऊंगा, जिसमें क्या है ब्रिटिशर्स भी खड़े होते हैं लेकिन कहीं से भी जीत नहीं पाते, जबरदस्ती एक आध जगह से बॉम्बे से जितवा रहे हैं खुद को, अदरवाइज हर जगह से ये हार जाता है और कांग्रेस ही यहाँ पे मेजोरिटी में जीतती हुई नजर आती है, ठीक है। इसके अलावा लाहौर रेजोल्यूशन 1940 का, है ना, कि इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए, ये इसके टाइम पे पास हो रहा है। फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस वाला, वो भी इन्हीं के टाइम का है। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं इंग्लैंड में, ये आप ध्यान रखना, चर्चिल जो है प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के बन रहे इसी के टाइम पे।
फिर आता है क्रिप्स मिशन इसी के टाइम पे 1942 का। फिर इंडियन लीजन बनती है 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की होती है। ये सारा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा टाइमलाइन में, टेंशन मत लेना, अभी के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि इवेंट कौन कौन से टाइम पे हुए हैं। फिर इंडियन नेशनल आर्मी जो है इसी टाइम पे बनती है। बंगाल फेमाइन, डिवाइड एंड क्विट स्लोगन एट कराची सेशन बाय मुस्लिम लीग, ये सब चीज़ें जो है इसी आदमी के टाइम पे हो रही हैं। ठीक है, अब आता है वेवल। वेवल आता है 1944 से 47 के बीच में। वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या उसमें डिसाइड हुआ था, है ना, जिन्ना साहब क्या बोल रहे थे, नेहरू साहब क्या बोल रहे थे, वो हम टाइमलाइन में समझ लेंगे। फिर एक राजा जी अपना एक फॉर्मूला लेके आते हैं। राजा जी मतलब जो गांधी जी के क्या थे, समझी थे, है ना, राजा जी, उनके बारे में बात करेंगे। तो CR फॉर्मूला लेके आते हैं 1944 में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर रॉयल इंडिया नेवी म्यूटिनी हुई थी, पूरा का पूरा जहाज जो है इनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आ गया था, और खुद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे उस चीज़ में, है ना। और उसके बाद INA के ट्रायल्स होते हैं, बहुत सारे नेवल म्यूटिनी होती है, और ये सब जो है इसी वेवल के टाइम की बात है। इसके अलावा कैबिनेट मिशन प्लान भी इसी टाइम पे आया है। फिर आखिरी का जो आपका कह लीजिए वाइस रॉय, लास्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कह लो, या फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया कह लो, क्योंकि यही पहला गवर्नर जनरल बनता है डोमिनियन ऑफ इंडिया का। भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाता है, एक तरह से पार्शियली, एक पार्शियल आज़ादी कह लीजिए, या पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन कंप्लीट अभी देनी है बाकी। ठीक है, तो ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन बनता है 1947 से 1948 के बीच में। और ब्रिटेन में उस टाइम पे कौन PM है, तो PM कौन था उस टाइम पे, क्लीमेंट एटली था। उसने तो बोल दिया था भैया कि जून के अंदर तक ही इनको आज़ादी दे दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिले होता गया, और अल्टीमेटली जो है वो अगस्त में पहुंच गई पूरी की पूरी कहानी, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी बहुत हड़बड़ाहट में थे, पैसे इनके पास थे नहीं, वर्ल्ड वॉर में ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें गवा चुके थे ये लोग, और अमेरिका बहुत ज़्यादा सुपर पावर बनने की कगार पे था इस टाइम पे। तो ये कहीं ना कहीं जो है बैकफायर हो चुके थे, और ये सब अपना समेट के जो है लंदन की तरफ भागना चाह रहे थे, सीधी बात ये है। तो अल्टीमेटली बट ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पे वाइंड अप करके जाएं, तो ताकि कचरा ना फैले, ठीक है, नहीं तो इन्हीं का हिस्ट्री में नाम खराब होता। तो अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशंस भी यहाँ पे होते हैं। सर सिरिल रेडक्लिफ लाइन जो आप देखते हैं वो है ना, फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। तो रेडक्लिफ लाइन जो है बंगाल और पंजाब का ही मेन पार्टीशन हुआ है, आप देखिए, है ना। तो पंजाब की तरफ का जो एरिया है आधा पाकिस्तान में दे दिया, और आधा बंगाल भी दे दिया पाकिस्तान में, है ना। पता नहीं हमारे लीडर मान कैसे रहे थे इस चीज के लिए। आप सोचो कि ये पूरा का पूरा भारत का मैप है, आधा पाकिस्तान इधर है, आधा पाकिस्तान इधर है। बताओ, जहाज उड़ उड़ के जा रहे हैं, क्या तो तुम्हारी सिक्योरिटी रहेगी? तब तो हमें बांग्लादेश को आज़ाद करवाना पड़ा, यहाँ पे बांग्लादेश बना के, और इसको आज़ाद ही करवाना पड़ा, है ना। नहीं तो उस टाइम पे अगर लड़ भिड़ लेते तो वो बांग्लादेश को भी पूरे को पूरा भारत में ही बना लेते, है ना, क्या जरूरत थी उसको अलग करने की। बट एनीवेज जो भी है, ये चीज़ हुई है इसी के टाइम में। और C राजगोपालाचारी, जिनको मैं राजा जी बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, है ना। तो भारत के या फिर डोमिनियन ऑफ इंडिया के फर्स्ट इंडियन कह रहा हूं मैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। प्लीज ध्यान रखिए, ये मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। ये तो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल बन रहा है यहाँ पे, है ना, डोमिनियन ऑफ इंडिया का। लेकिन अगर फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया बोलेंगे तो C राजगोपालाचारी है, क्योंकि इसके बाद तो गवर्नर जनरल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। पूरी की पूरी पावर ही भारत को ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर इसका कोई सेंस बैठने वो नहीं मिलता है। चलिए अब मैं फटाफट से इसके हम सब क्वेश्चन करेंगे, जितने भी लोगों आ जाओ। कहते हैं एडोल्फ हिटलर का ब्रदर लग रहा है। भाई मैं मजाक के मूड में आज इसीलिए ज़्यादा नहीं हूँ, सेशन बहुत लंबा है ना। अभी मेरे को 70-80 क्वेश्चन भी कराने हैं इसके, इसीलिए मेरा गले की बैंड बज जाएगी, आप समझो। इसीलिए मैं आज ज़्यादा मौज नहीं लूट रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत मजे करता हूँ, आपको पता ही है क्लास के अंदर, है ना। तो आज का सेशन हम करेंगे बस, है ना। तो ये जो है कल भी आप इस सेशन के साथ ही काम चलाइएगा। कल मैं क्लास नहीं लूँगा, मैं सोच रहा हूँ एक ही में पूरा का पूरा 2.5-3 घंटे का सेशन हो जाएगा, तो आप 2 दिन इस सेशन को आराम से मौज से देख सकते हो इससे, ठीक है। अब मैं 2 क्लासेज लूँ उसका कोई सेंस नहीं बैठता, आज ही खत्म कर देता हूँ ना, पूरी एक मैराथन ही बन जाएगी। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर से उधर कि भैया मैं वाइस रॉय कहां से पढ़ूं, ये कहां से पढ़ूं, वो कहां से पढ़ूं। तो क्वेश्चन भी इसी में करा देता हूं, पूरी कंप्लीट मैराथन बन जाएगी, ठीक है। Who was the viceroy when the Royal Commission on Civil Services was formed in 1912? 1912 में भाई साहब हार्डिंग था। वहां से भी देखो, ये टाइम पीरियड्स अगर आपको कुछ कुछ याद है ना, तो वहां से इस चीज का नहीं भी पता ना रॉयल कमीशन का, या तो आपको इस चीज का बताओ, इसका नहीं पता तो सीधा टाइम पीरियड से भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। आप देखो जितने भी लोग हो भाई साहब, आप इन आंसर्स को छोड़ दो, आप मेरे को बताओगे आज कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, क्योंकि 70-80 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जितने भी लोग हो आप मेरे को खुद बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत। और आप अगर ध्यान दें तो मैंने NTPC के क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। बच्चों ने बोला था कि सर रेलवे के भी जितने क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड कर लीजिए, तो मैंने वो भी कर लिए हैं। कुछ भी बाहर नहीं आया, अपनी इस किताब के बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा है,
जो ये अपनी बुक्स है ना, इनके बाहर से कुछ भी नहीं आया। मैंने रेलवे के भी सारे देख लिए, सब वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो सेम अपनी बुक के ही क्वेश्चन है। आप किताब खोलोगे सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है टेक भाई, मैं देख लूंगा एक बारी, है ना। तो इसका जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस हो जाएगा, बिल्कुल फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कॉर्नवालिस को बोला जाता है। ये आज की क्लास में मैंने पढ़ाई है आप लोग को, है ना। तो बहुत आसान है, मैंने बोला ना कि सब कुछ कवर किया है। तो ये रेलवे का, एसएससी का सब कवर है। पहले मैं एनटीपीसी का करवा देता हूँ, फिर मैं एसएससी का करवा दूंगा, सब हो जाएगा आज ही कवर। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अगेन देखिए कि आपकी गलती हो सकती है, आप प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना कि लिखा क्या गया है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया जब भारत आजाद हो गया है, तो आप देखो कि पहले गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन आएगा, सी राजगोपालाचारी नहीं आएगा। प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। सी राजगोपालाचारी पहले इंडियन गवर्नर जनरल है ये। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल है ये, ना कि पहले गवर्नर जनरल, वो माउंटबेटन ही रहेगा। आगे, नेम द रिफॉर्म इंप्लीमेंटेड इन 1848 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी। तो भाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नहीं लेके आया था डलहौजी, याद है, हड़प की नीति, इसी की वजह से तो सारा कलेश मचा है। आगे, विच ऑफ दीज वाइसरॉयज ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भाई रिपन ने किया लोकल सेल्फ, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है, फादर इसी को तो बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसका मतलब क्या है, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। आगे, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी। भाई साहब सिपॉय म्यूटिनी 1857 का रिवोल्ट, पूरा एक सेशन में ले चुका हूं 1.5 घंटे का उसके ऊपर। और मैंने क्या बोला था, कैनिंग था उस टाइम पे, और कैनिंग नहीं तो क्या किया था, पूरी पावर फिर बाद में ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी थी, याद आया। और बोला था कि एम्परर आखिरी मुगल एम्परर सिर्फ बहादुर शाह जफर रहेगा, कोई नहीं बनेगा। तो कौन था वो, कैनिंग ही तो था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भाई साहब माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया पूछा है। ठीक है, कभी भी लास्ट वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय जो लिखा हुआ ढंग से पढ़ना, किसका पूछ रहा है, वो इंडिया का पूछ रहा है, वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछ रहा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछ रहा है, वो बंगाल का पूछ रहा है, वो भारत का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है। 4-5 चीजें बनती है, तो ध्यान से उत्तर देना उस चीज का। विच गवर्नर जनरल अनाउंस दी 3 जून 1947 प्लान। भाई तो ये माउंटबेटन ही था उस टाइम पे, यही तो करेगा, भारत को सेपरेट करने का यही तो काम कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑगस्ट ऑफर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में ऑगस्ट ऑफर लाया था। क्या है ऑगस्ट ऑफर, ये मैं पूरी टाइमलाइन में आपको समझा दूंगा। ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द फैक्ट्री एक्ट 1881 पास्ड। तो ये फैक्ट्री एक्ट जो है ये भी रिपन ही लेकर आया था दोस्तों। विच गवर्नर ऑफ बंगाल स्टार्टेड द गवर्नमेंट्स डबल रूल सिस्टम। देखो डबल रूल सिस्टम जो है किसने स्टार्ट किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। याद है आपको, डायरची की बात मैंने बताई थी आपको, क्या बताया था मैंने आपको, डायरची का कंसेप्ट समझाया था और डुअल गवर्नमेंट का भी समझाया था। तो डायरची का मतलब ही डबल रूल है। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डायरची की बात कर रहा हूं, दोनों में अलग है, फर्क है। जो डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम तो आगे चल के हो रहा है वो स्टार्ट। ठीक है, 58 के आसपास में। पोर्टफोलियो सिस्टम कौन लेके आया भाई साहब, कैनिंग लेके आया पोर्टफोलियो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड द टाइटल ऑफ वाइसरॉय टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भाई साहब कौन से एक्ट से ऐसा हुआ है, आप मेरे को बताओ कि पावर कब ट्रांसफर हुई थी। 1858 में जब कैनिंग था, कैनिंग ने क्या किया, कैनिंग ने सारी की सारी पावर किसको ट्रांसफर की, ब्रिटिश क्राउन को। तो यहीं पे तो सारा का सारा वो पोस्ट का, पहले गवर्नर जनरल होती थी गवर्नर जनरल, अब कौन सी बन गई वो, वाइसरॉय। तो ये हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया है। द्वाइपन, ट्रेंडिंग वर्ल्ड, पिंकी, रोहित, बहुत शानदार बच्चे, बढ़िया दे रहे हैं उत्तर, है ना। फटाफट से शेयर कर दो, जितने भी लोग, लाइक और शेयर ताबड़तोड़ तरीके से करो, इतना कर दिया करो सपोर्ट भाई। थ्रू एन एक्ट पास्ड इन विच ईयर वाज द पोस्ट ऑफ इंडियन गवर्नर जनरल रिमूव्ड एंड न्यू पोस्ट ऑफ वाइसरॉय। ये तो सेम ही बात हो गई है ना, 1858 का हो गया। विच ऑफ द, अच्छा एम्प्रेस ऑफ इंडिया कब बनती है, वो लिटन के टाइम में बनती है ना। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ब्रिटेन की महारानी कब बनती है, वो लिटन के टाइम की है। आप याद कीजिए, लिटन ने फर्स्ट दिल्ली दरबार में, फर्स्ट दिल्ली दरबार में यही कहा था। ठीक है, लगभग 1878 के आसपास की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास्ड अंडर द वॉरेन हेस्टिंग वाज आल्सो कॉल्ड द हाफ लॉफ सिस्टम। तो ये तो भाई पिट्स इंडिया एक्ट है, ये आप ध्यान रखना, पिट्स इंडिया एक्ट का आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये सारे का सारे एक्चुअली वही है कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना ब्रिटिशर्स के हाथ में दी जा रही थी। आप देखिए उससे पहले जो है वो डिवाइड कर रखा था ना कि निजामत वाला जो है इस तरीके से था ना, निजामत और दीवानी राइट्स। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, पिट्स इंडिया में सारा सारा अंग्रेजों को ही पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो रही थी। हु आस्क्ड द जेम्स रेनल टू प्रिपेयर मैप ऑफ हिंदुस्तान।
रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। Who among the following was the Viceroy of India during the announcement of the partition of Bengal in 1905? तो ये तो 1905 का कर्जन का है, कर्जन ने तो पार्टीशन करवाई थी, और सेकंड जो दिल्ली दरबार है वो भी कर्जन ही मंगवा रहा है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज वॉरेन हेस्टिंग अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनता है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनता है। सीधी सी बात है ना, ये बंगाल की बात हो रही है भाई साहब, ध्यान देना इस चीज़ का, क्योंकि गवर्नर होता तो रॉबर्ट क्लाइव है ना, लेकिन गवर्नर जनरल है ये, तो बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग पहली बार बनता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही तो बनता है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 वाज पास्ड? तो भाई लिटन ने किया था, इस भड़वे ने किया था, याद नहीं? मैंने कितनी सारी चीजें, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, फर्स्ट दिल्ली दरबार हो गया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया जिसने बना दिया विक्टोरिया को, ये सब काम कौन कर रहा है? लिटन कर रहा है भाई साहब। और फॉरवर्ड पॉलिसी का भी काम यही कर रहा है। फॉरवर्ड पॉलिसी कहां पे? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान को फतेह करने का काम कर रहा है, ठीक है। इन विच ईयर वाज दी, अब ये देखो एसएससी के कुछ क्वेश्चन मैंने पहले रेलवे के बता दिए जितने भी क्वेश्चन थे, अब मैं एसएससी के क्वेश्चन भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे स्टेनोग्राफर वाले भी बोलते हैं कि हमें भी पढ़ा दो सर, तो मैंने सारे ही इंक्लूड कर लिए लगभग। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास ए लॉ अकॉर्डिंग टू विच द कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी गॉट द राइट टू देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? भाई क्या मैंने ये चीज आपको नहीं बताई थी कि ब्रिटिशर्स ने एक चीज स्टार्ट कर दी थी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना, कि अगर कोई मान लो हिंदू है वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, तो वो तब भी अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है ना। तो लोगों को क्या लगा था इससे कि ये जो है भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश करें। आप याद कीजिए, ये वाली चीज मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा के आया हूं। Which of the following was not included in the Pitt's India Act of 1784? तो ये मैंने किताब में सारा डाल दिया, ठीक है। इसमें लिखा ऑल द डेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं है, ये गलत है, इसमें तो नॉट ही पूछा हुआ है, ठीक है। अदरवाइज आप देखिए कि मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर ही कर दिया पिट्स इंडिया एक्ट में, है ना। 3 प्रेसिडेंसी थी मेन, वो मैंने आपको बताई था, इधर बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, तो सारी की सारी को कौन चलाएगा? कलकत्ता वाले ही चलाएंगे। यही तो कारण था कि मराठा एम्पायर में देखिए कि जब युद्ध हुआ था तो वो रघुबा को जो कौन शरण दिए हुए थे? ये वाले दिए हुए थे, लेकिन ये वाले मना कर रहे थे, मैंने बताया था ना, क्योंकि वो मेजर हो गए, वो हेड थे मेन, है ना। और इसके अलावा ये सब पढ़ लेना एक बार, है ना, पॉइंट्स पढ़ लेना, इससे पता लग जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट उनमें हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ये तो भाई 1784 का हो गया, एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन विच ईयर विद व्हाट एम वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड? तो साइमन कमीशन तो भाई साहब 1927 में, है ना, भारत के अंदर आया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, व्हाइट मैन कमीशन, तभी तो लाला लाजपत राय की भी डेथ होती है ना, ये सब वही कारण बन रहे हैं। पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे टाइमलाइन में। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर रोट ब्रह्मो कॉन्वेनेंट विच वॉज स्टेटमेंट ऑफ क्रीड ऑफ ब्रह्मो समाज? तो ये कौन लिख सकते हैं भाई साहब? एक मिनट, अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर रोट ब्रह्मो कोविनेंट, ये एक बार आप मेरे को बताइए, है ना। इसका ब्रह्मो समाज से तो वैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, है ना, लेकिन ये किताब लिखने वाला है, ये मेरे को भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। इस क्वेश्चन का एक बारी आप लोग बताइए मेरे को, जितने भी लोग हैं, 5 नंबर क्वेश्चन का एक बारी प्लीज बताइए, है ना। Who among the following formed an organization to support the widow remarriage act in Madras presidency? तो भाई साहब ये तो विडो रिमैरिज वाला जो है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना। एक मिनट, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में पूछ रहा है क्या? रुक जाओ, ये इसमें नहीं होगा, ये फिर यही होगा, ठीक है। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में पूछ रहा है, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर अलग हो जाएगा। बताया क्या उसका किसी ने? जो मैंने पूछा 5वें का बताओ ना जल्दी से। होम रूल लीग मूवमेंट ऑफ बाल गंगाधर तिलक हैड इट्स बेस अक्रॉस कर्नाटका एंड महाराष्ट्र बट एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये जो है होम रूल बॉम्बे को एक्सक्लूड करके, ये सब पढ़ाऊंगा एक्चुअली मैं, इसीलिए मैं फटाफट से चलता जा रहा हूँ, जो काम की चीज़ें वो बताऊंगा, है ना। इन 1836 डैश बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑकलैंड हो जाएगा, वार्न हेस्टिंग क्लाइव तो बहुत पहले का है, कर्जन 1905 के आसपास का है, ये सब नहीं हो सकते, है ना। तो यही हो जाएगा, ऑकलैंड हो जाएगा, और होना भी चाहिए है, क्योंकि ऑकलैंड ही जो है ट्रिपरटाइट वो भी कर रहा है, ट्रीटी भी कर रहा है ना, तो यही हो जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड इन लखनऊ इन अप्रैल, तो ये ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में तो आज मैंने बताया भी था, है ना, 1936 में पूरी की पूरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड? तो ये है 1929 का, यही इसी टाइम पे लाहौर सेशन भी होता है, अब याद कीजिए। हाँ, वो पंटुलू ही है, बिल्कुल सही बताया है। उसका किसी ने बताया? उसका एक बार ही बताओ मेरे को, है ना। अच्छा, वो राजा राम मोहन रॉय बता रहे हैं ना, ठीक है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज ए हिंदू कॉलेज इन बनारस एस्टेब्लिश टू इम्पार्ट एजुकेशन फ्रॉम एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, तो ये 1791 में। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया आर्म्स एक्ट 18, ये तो लिटन है, लिटन ने ही तो किया, इसी आदमी ने तो बहुत कुछ किया है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल अफेयर्स, तो ये तो इंटरवेंशन पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही तो हुआ है, यहीं पे तो गवर्नर जनरल की पोस्ट बंगाल के अंदर क्रिएट की गई है। इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर वॉज हिंदू विडो रिमैरिज डिक्लेयर्ड लीगल इन इंडिया, तो ये भाई 1856 के आसपास की बात है ना। आप याद कीजिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो डलहौजी है, डलहौजी के पास क्या गया था, ड्राफ्ट गया था, ठीक है, ड्राफ्ट गया था, और जो बाद में पास किसने किया है, कैनिंग ने पास किया है, और वो आप सोचो कि यही टाइम है कैनिंग का भी, है ना। 1857 का रिवोल्ट होता है ना, तो आप देखो कि उससे पहले डलहौजी था, डलहौजी के तुरंत बाद कैनिंग आया, तो 56-57 के आसपास में कैनिंग आ चुका था, तो वो करता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये अभी हम पढ़ेंगे हालांकि बाद में, चलिए कोई बात नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग साइंड द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद इन अगस्त 1765, ये शाह आलम वाला, शुजाउद्दौला वाला याद कीजिए आप, है ना। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ कौन कौन है, इस तरफ था मीर कासिम, और दूसरा शाह आलम टू, और तीसरा शुजाउद्दौला, ठीक है। सिराज नहीं है ये, शुजाउद्दौला है अवध वाला, ठीक है, यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ, मैंने लिख दिया आपको नाम। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड इंडिया कम टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, तो 1858 के बाद क्राउन को ट्रांसफर हो गई थी सारी पावर, कहाँ गया, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, तो भाई साहब ये हंटर कमीशन था, एक हंटर कमीशन एजुकेशन वाला है, उसके साथ कंफ्यूज मत कर देना, ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज लीडर ऑफ गरम दल, ए ग्रुप ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट, तो लाल बाल पाल, कहीं पे आप देखिए कि कहाँ है, ये रहा लाल बाल पाल में, ठीक है। तो इसको नाम कैसे याद रखेंगे, लाल बाल और पाल, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गया, और आपका लाला लाजपत राय हो गए, ठीक है। अच्छा वो देवेंद्र नाथ टैगोर ही होगा ना, ठीक है ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ एक बार आपको, है ना। वो मेरे को लग रहा है कि वो मेरे को इसीलिए कन्फ्यूजन हुआ, वो सोसाइटी की वजह से कन्फ्यूजन हो गया था। क्या हो रहा है भाई, चलो मैं एंड में लिख दूंगा। क्या हो गया इसको, आज हैंग क्यों कर रहा है इतना, कहाँ गया वो, मैं उसको कर देता हूँ, मार्क ही कर देता हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे फिर आप बाद में परेशान होंगे, ठीक है। तो इसका जो है ये नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। वो मेरे को वही कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय से, लेकिन ये बुक की बात कर रहा है, तो बुक फिर हो सकता है कि देवेंद्र नाथ टैगोर की हो। चलो आगे बढ़े, कौन सी स्लाइड पे हम पहुंचे थे, 77 पे थे ना। चलो अब इस पे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज वॉरेन हेस्टिंग अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये तो भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही तो ये हुआ है कि बंगाल के अंदर जो उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, याद कीजिए ना। उसी के तहत तो वो गवर्नर की पोस्ट खत्म करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गई थी, है ना। When was the first राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम है 1930 का, फिर 31 में दूसरी, फिर 32 में तीसरी हो जाएगी, है ना। चलिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज हेनरी लुई विवियन डर्जियो ए टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज कलकत्ता एसोसिएटेड, तो ये जो है यंग बंगाल मूवमेंट हो गया। इसके बाद हु वाज द फॉलोइंग लॉन्च द होम रूल लीग इन सितंबर 1916 एट मद्रास, तो ये है एनी बेसेंट, और एक होम रूल लीग जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक भी लॉन्च करते हैं, तो दोनों में आप कंफ्यूज मत कर देना, है ना। एक बाल गंगाधर तिलक वाली भी है, गंगाधर तिलक वाली भी है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना, है ना। ये 1916 में ही है दोनों, है ना। एक आप समझ ली कि एक बंदा जैसे अप्रैल के आसपास कर रहा है, एक सितंबर के आसपास, तो ये सितंबर के आसपास, वो अप्रैल के आसपास कर रहा है, ऐसे समझ लो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, तो करजन था भाई, इसी दुष्ट की वजह से तो बंगाल पार्टीशन हुआ है। हु अपॉइंटेड द हंटर कमीशन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन 1882, तो भाई ये रिपन ने किया था। आप ध्यान दीजिए, एक हंटर कमीशन कौन से वाला है, जलियांवाला बाग कांड वाला है ना। वो अलग है कि जलियांवाला बाग कांड में क्या हुआ, उसके लिए एक हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसमें जनरल डायर को छोड़ भी दिया गया था, है ना। उल्टा उसको उपाधियां दी जा रही हैं वहां पे, तभी तो क्या कहते हैं, उधम सिंह को जाके वहां पे मारना पड़ा उसको, है ना, कि भैया जिसने इतना बड़ा क्राइम किया उसको आप कुछ नहीं कह रहे हो, छोड़ रहे हो, और ऊपर से उपाधियां दे रहे हो उसको, इसकी ऐसी की तैसी, है ना। और ये हंटर कमीशन अलग है, ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए है, तो ये आप ध्यान रखना, ये रिपन वाला है। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड इन 1939 to 40 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, तो ये आपका जो है राश बिहारी बोस हो जाएंगे, है ना। आगे चल के सुभाष चंद्र बोस भी इसमें
अपना योगदान देते हैं। हु पब्लिश्ड द लॉजिस्टिकल इक्वेशन मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन 1838, तो ये पियरे फ्रैंकोइस वर्होल्स्ट है, इसको याद कर लो बस। हु आस्क्ड द जेम्स रेनल टू प्रिपेयर मैप ऑफ हिंदुस्तान, तो ये तो हो गया ना कि क्लाइव ने किया था, मैंने बता दिया आपको। Which of the following act was passed under Warren Hastings was also called half loaf system, ये रिपीट हो रहे हैं क्या क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। When was the All India Trade Union Congress AITUC established, हमारी किताब खोल के देख लेना, आपको पूरा का पूरा पता लग जाएगा AITUC क्या है ना। और बाल गंगाधर तिलक हो गया, आपके लाल बाल पाल, तीनों जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। Under which of the following acts the Board of Control was established in England to control and supervise the administration of British India, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट ही हो जाएगा, है ना। Who is called the father of local self government, तो ये तो सोचने की बात ही नहीं है, रिपन हो गया ना। Who among the following devised the system of subsidiary alliance, मैं सोच ही रहा था कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया इतनी देर से, वेल इजली है भाई, सब्सिडरी अलायंस का याद कीजिए। मैंने क्या बोला था, अगर पेपर में सवाल आएगा तो यही आएगा। ये मैं पहली बार क्वेश्चंस देख रहा हूँ सारे, मैंने देखे नहीं है ये पूरे, टीम वालों ने लगाए हैं, मैं साफ साफ आपको बोलूँ तो, है ना। तो मैंने भाई, मेरे को पता है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मैं अपने लॉजिक्स के हिसाब से आपको बताता हूँ। फिर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम केम इनटू ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो 1793 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट वाले ईयर में ही। और ये मैंने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शायद आपको बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कब आया था, तो ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। मैच करना है फाउंडर्स को, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना। तो ये सर विलियम जोन्स हो गया, ये तो मैंने आज ही बताया है आप लोगों को अगर याद हो तो। फिर इसके बाद आप देखो कि इसका फोर्ट विलियम वाला वेलिजली का हो जाएगा, ठीक है। और संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, ये जोनाथन डंकन, ये तो आज ही मैंने बताया, जोनाथन डंकन आपको मैंने बताया था अगर याद हो तो, ठीक है। फिर एक ही बचता है कलकत्ता मद्रास वाला, ये वॉरेन हेस्टिंग हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो। दरोगा सिस्टम इन 1792, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस कोड ये लेके आया, पुलिस थाना, दरोगा सिस्टम, ये सारा वही तो है, बताया नहीं था आपको। विच एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ईयर 1773 अंडर टू रेगुलेट दी एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये तो रेगुलेटिंग एक्ट ही तो था भाई। वुड्स डिस्पैच 1854 का आया था एजुकेशन के अंदर, ये कौन लेके आया था, एजुकेशन, अच्छा कौन लेके आया नहीं पूछा इसने, तो सीधा पूछा किसके लिए, तो एजुकेशन का, है ना। किसके टाइम में आया है, तो डलहौजी के टाइम में आया है, डलहौजी के टाइम में है, ठीक है। वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1791, तो ये हुआ आपका बनारस में। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट, तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया है। ये मैं अब जो पूरा पढ़ाऊंगा ना आपको, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में पूरा बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। उन्होंने एक किताब लिखी है, अनब्रिटिश द रूल, है ना, कुछ ऐसे करके, तो उसमें लिखा है उन्होंने। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च, तो भाई साहब ये इरविन के टाइम की बातें हैं, ये रहा इरविन, ठीक है। गांधी, इरविन पैक्ट, भगत सिंह की फांसी, ये सब इसी टाइम की बातें, आप याद कीजिए, आज ही मैंने पूरा कोरिलेट करके आप लोग को बताया था। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इरविन मना लेता है, वहां जाता है तो पता लगता है वेलिंगटन बैठा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, तो रॉलेट एक्ट आया था ना, बिना दलील बिना वकील वाला, ये वही तो है। विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प राजा राम मोहन राय, तो सती प्रथा को खत्म करने के लिए भाई साहब बेंटिक ने हेल्प की थी। कहाँ गया बेंटिक, कहाँ है, ये रहा, सोचना ही नहीं है, 1829 में, ठीक है। कब हुआ था, 1829 में। सीधा आपको ऐसे ही याद होना चाहिए जैसे मेरे को भी दिमाग में है ना, सब चीजें आपको भी ऐसे ही होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू गांधी सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1917, तो चंपारण में हुआ है, बिहार के अंदर भाई साहब, ठीक है। सबसे पहले गांधी जी ने यही तो किया है आकर, फर्स्ट सत्याग्रह उनका। इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड, तो ये तो 1931 में होगा, है ना, ये रहा, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जस्ट पहले, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो किसने स्टार्ट की, तो डलहौजी ने की भाई, हड़प की नीति, इसमें सोचना ही क्या है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट होगा, कहीं है क्या चोरी चोरी, ये रहा, ये बताया था ना, चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद गांधी जी वापस बुला लेते हैं। मैं बताऊंगा डिटेल में पूरे इंसिडेंट, अभी तो बस याद रखो आप। विच कमीशन ड्रू द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये तो भाई रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन कमीशन बनाया गया ना, जिसमें कि एक लाइन इस तरफ पंजाब वाली साइड हो गई, एक तरफ जो है बंगाल वाली साइड हो गई थी, बंगाल और पंजाब का ही तो डिवीजन किया है। INA के बारे में क्या पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्राइमरी एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये सुभाष चंद्र बोस है ना भाई साहब, INA के साथ, यही तो है वो पूरे का पूरा, जिनके ऊपर बाद में ट्रायल भी चलाए जाते हैं। विच ब्रिटिश कलनर इज रिमेंबर्ड एज बचर ऑफ अमृतसर फॉर हिज रोल इन जलियांवाला बाग मैसेकर, तो
ये जो है डायर है ना, जनरल ऑडवर्ड डायर कह लीजिए, या इसको रेजिनेल्ड डायर भी बोल देते हैं, ये आप ध्यान रखना। विच एक्ट अपोज दी महात्मा गांधी इन 1919 वाज ए डायरेक्ट अटैक ऑन द सिविल लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ इंडियन पीपल। तो ये रॉयलेट एक्ट देखो 1919 में रॉयलेट एक्ट बिना वकील बिना दलील आया था, जिसमें गांधी जी ने इसको अपोज किया था। फिर आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलती है, फिर वो जो है आगे चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद वो भी वापस हो जाती है, तो ये वही टाइम है, ठीक है। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इशूड दी फेमस रेगुलेशन एक्ट इन 1829 विच डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल। तो ये तो भाई वेंटिक है, इसमें सोचने की क्या बात है, राजा राममोहन राय उसी के पास तो गए थे। वॉरेन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर पासिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो ये तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद ही, तो भाई मैंने बार बार बोला रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1858 का एक्ट, ये मेन है 3-4 एक्ट, इनके बारे में याद रखो। इसी के तुरंत बाद ही तो हुआ है सारे का सारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ इन ईयर 1856, इट वाज मेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म। तो भाई विडो रिमैरिज एक्ट याद कीजिए, कैनिंग का टाइम है, सन 57 की लड़ाई याद करो, कैनिंग था है ना, डलहौजी के जस्ट बाद कैनिंग आ रहा है, याद कीजिए। मैंने बोला था विडो रिमैरिज एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे रिलेटेड है, याद होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सुपर चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, सुपर चैट का ये वो पुराने वाले चैनल में आता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, मैंने ना तो कोई मोनेटाइजेशन ऑन है ना, सब है अपने पास, ना सुपर चैट ऑन, कुछ नहीं कर रखा इसमें मैंने, है ना। मैंने सोचा प्योर पढ़ाई के लिए रहने देता हूँ अभी इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुपर चैट नहीं, तुम हमारी सपोर्ट कर रहे हो ना, बस यही सुपर चैट है हमारे लिए। मेरे को 1 रुपए का रत्ती भर भी वो नहीं है कि मेरे को पैसा चाहिए तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। जिसको लेना होगा वो पेड बैच से ही आ जाएगा ना, उसमें क्या दिक्कत है, अपना खर्चा चल जाएगा बस उससे ही। प्रोक्लामेशन ऑफ विच एक्ट ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1773 पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो भाई ये तो मैं आज आपको बता के ही आया हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, उसके बाद ही तो आप देखिए कि हेस्टिंग आता है और वो सुप्रीम कोर्ट भी बनाता है कलकत्ता में, और हेस्टिंग खुद भी करप्ट आदमी था, मैं बता दूं आपको 1 नंबर का, ठीक है। अच्छा, इन विच ईयर वाज द मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये 1926 में होता है। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज द इन द फेवर ऑफ फ्री प्रेस एंड रिपील्ड द प्रेस रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823। तो ये मेटकाफ करता है भाई, है ना। लिटन ने तो उल्टा बहुत ज्यादा दुखी किया था, लिटन का तो मत ही पूछो। इन विच ईयर डिड द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी टेक प्लेस। तो ये 1856 में हुआ था, और 1856 में डलहौजी के बाद कौन बनता है, रिपन बनता है, तो 56 में ही सॉरी रिपन कह रहा हूँ, कैनिंग बनता है, तो 56 में ही कैनिंग भी आ जाता है, ठीक है। और किसने बोला था कि ये एप्पल पाई की तरह है या अंगूर की तरह है, एप्पल पाई जो ब्रिटिश के मुंह में आके गिरेगा, है ना, ब्रिटिश माउथ में आके गिरेगा, ये इसी ने बोला है, ठीक है, डलहौजी ने, कि अवध तो एक अंगूर की तरह है या एप्पल पाई की तरह है, एक फ्रूट की तरह जो ब्रिटिश के मुंह में आके गिरेगा, यानी उस पर कब्जा करना आसान है। इन विच अमंगस्ट द फॉलोइंग एक्ट वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन प्लेस ऑफ कलकत्ता। तो आप याद कीजिए, है ना, मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 के तहत ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वाइडली कंसिडर्ड एज द हेवन बोर्न सर्विस फॉर इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो यह है इंडियन सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और ICS। Under the Charter Act of 1833, the British India, the East India Company's monopoly on trade with which of the following country was abolished? तो ये जो है चाइना के साथ, ठीक है। In which year did Lord Dalhousie introduce the railway line in British India? आज ही तो बता के आया हूँ भाई, 53 में। ये आप वैसे भी याद करके रख सकते हैं कि डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था, वहीं से याद हो जाएगा, है ना। 1854, 56 ये सारे डलहौजी का ही चल रहा है, फिर 56 में कैनिंग आ जाता है, तो वहां से भी इस क्वेश्चन का उत्तर दिया जा सकता था, ठीक है। आप देखो ना क्वेश्चन के ऑप्शन देखो ना, आप मेरे को बताओ कि 56 में कैनिंग आता है, ठीक है, और उसी टाइम पे डलहौजी रिटायर हो रहा है वहां से, तो 56 के आसपास का जो भी ऑप्शन है ना, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते, ये तो बहुत पीछे के ऑप्शन होंगे। और ये हर गवर्नर जनरल कितने साल के लिए बनता था, 3-4 साल, मैक्सिमम 5 के लिए बन जाएगा, इतने ही टाइम के लिए बनते थे, तो वहां से भी इसका उत्तर दे सकते थे। इस तरीके से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन के उत्तर दे दोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर गेव द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू अरेस्ट एनीवन विदाउट ए ट्रायल। तो बिना दलील बिना अपील वाला रॉलेट एक्ट है भाई 1919 का। द प्रिवेंशन ऑफ सिडिशियस मीटिंग एक्ट वाज पास्ड इन डैश बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो 1907 का। ये सारा का सारा चीज मैंने अपनी किताब में मेंशन कर रखा है, आप जाइए वहां पे सब दिख जाएगा आपको, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, किताब में सब कुछ है ये। बाय द एक्ट ऑफ डैश द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल वाज गिवन द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। तो ये चार्टर एक्ट 1833 में जो है ऐसा किया गया था कि गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया को ही संभालने की परमिशन एक तरह से दे दी गई थी, ये है, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड ए प्रोफेशनल कैडर फॉर कंपनी सर्वेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर देम टू जनरस सैलरीज। तो ये कॉर्नवालिस है, ठीक है, कॉर्नवालिस कोड से याद रख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1945। तो भाई वेवल प्लान, आपको वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल योजना मैंने बताया ना, तो वही है ये, वहाँ से आप याद रखिए। Who among the following act abolished the East India Company's monopoly of trade with China? तो ये तो मैंने बता दिया ना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो है चाइना के साथ मोनोपोली हमारी खत्म हो जाती है ट्रेड की, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फिर संस्कृत कॉलेज एट बनारस वाज फाउंडेड बाय जोनाथन डंकन, 10 बार बता दिया, जोनाथन डंकन वही है ये। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर द पोस्ट ऑफ गवर्नर वाज एलिवेटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये वॉरेन हेस्टिंग बनता है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसमें जो हेस्टिंग बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वही तो है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड द टाइटल ऑफ वाइसरॉय टू द गवर्नर जनरल? 1858 का है भाई, सीधा बिना पढ़े ही उत्तर मार्क करूंगा इसका। तो हेनरी लुई विवियन डर्जियो, ये तो बता दिया है मैंने, टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज इन 1820, प्रोमोटेड रेडिकल आइडियाज, रेफर्ड टू एज डैश हिज स्टूडेंट अटैक ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। तो ये कौन से उससे है ग्रुप से? तो यंग बंगाल मूवमेंट से है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका आज ही की क्लास में। अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ डैश द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। 1793 में कौन था भाई? चांस कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस के टाइम में ही है ना ये जो है आई है। Through an act passed, which year was the post of Governor General removed and new post of Viceroy? 58 कहाँ है? सीधा बिना देखे उत्तर मार्क करूंगा ऐसे क्वेश्चंस का, ठीक है भाई। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा है ना, ताबड़तोड़ तरीके से हमने कर लिए हैं, पागलों की तरह किए हैं। सर मैं ही पागल हो गया भाई, मैं लुढ़कने वाला हूँ, मैं भूखे पेट लगाऊंगा, मैं यहाँ पे इतनी देर से भूख प्यास से मैं पूरा संतापित हूँ। मैं सच बताऊँ आपको, ये फटाफट से सारे क्वेश्चन कराए, मेरी जान निकल गई कराते कराते, है ना। तो इतनी स्पीड में टकाटक चल रहे थे, वो तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़ाते पढ़ाते तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगता है ना, नहीं तो अगर सिर्फ क्वेश्चन कराने में बैठते तो फिर अलग था। चलो इसके अलावा जितने भी लोग को लगता है कि भैया ये हमारा पेड बैच जो है बढ़िया है ना, इसके अंदर अब मैं केमिस्ट्री की बहुत सारे नए सेशंस डालने वाला हूँ, 2-3 दिन में बहुत सारे कंटेंट डलने वाला है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर सब कुछ है। इसमें कूपन कोड यूज़ कीजिएगा बसंत, BASANT, तो उससे आपको ऑफ मिल जाएगा अच्छा खासा, है ना, 400 रुपये के आसपास का कुछ ऑफ मिल जाएगा, तो जिससे कि आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से दिल लगा के।